नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके फ्रेंड्स वन में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला जो है आप लोगों का 90 मिनट का सीरीज़ में लेके आया हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए। और 90 मिनट में पूरा सिलेबस रिवीजन करवा देता हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आना है, मैं पुनः कर रहा हूँ। तो आराम से करिए और इसका PYQ ऑलरेडी दे चुका हूँ, उससे भी कर लीजिए। बस इतना करिए, लास्ट टाइम में आपका काम बिल्कुल हो जाएगा और अच्छे नंबर आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको इससे पहले बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। आप समझ रहे हो ना, बिहार स्पेशल का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, इंडियन ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का देखा जाए तो 10 प्लस क्वेश्चन रहता है ना। और बाकी जो PYQ जो करवाया हूँ वो ऑल सब्जेक्ट करवा दिया हूँ, साथ में करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। आप सबको पता है कि 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आए, तो करंट अफेयर्स का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। अभी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, आप सबको पता है भाई, फिजिक्स और फिजिक्स का भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और आज ही जो है एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और पॉलिटी आज ही अपलोड कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इको के लिए कुछ लोग बोल रहे थे भाई, इको का लगभग 3 घंटा का PYQ दिया हूँ, उसमें शॉर्ट नोट डिस्कस कर दिया हूँ ऑलरेडी, है ना। तो जाके कर लेना, 10 क्वेश्चन मुट्ठी में हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट तो पूरा करवा ही दिया हूँ। तो इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि आपका होल सिलेबस में लास्ट टाइम में भी कब्जा रहे। चलिए, तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं ये सारे टॉपिक, और इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है ना। देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम है पहला भौतिक राशियाँ, मापन, यांत्रिकी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उष्मा और उष्मा गतिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एंड टेम्परेचर से भर भर के क्वेश्चन आता है। मेन चैप्टर ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये जो वेव है ना, वेव तरंग, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जो साउंड है, ध्वनि, बहुत अच्छे से करना है, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये जो फ्रेंड्स यांत्रिकी देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, कार्य शक्ति, ऊर्जा, ये सारे चैप्टर जो होता है ना, ये सब इसी में आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण, ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो मेन यांत्रिकी जो लोग पढ़े हैं उनको पता है, वो सब आ जाता है उसी में। लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद देखो भाई, लाइट में ना मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो आप लोग लाइट पढ़ते हो, इसी में आप जो है ना लेंस पढ़ते हो, बहुत पूछता है, लेंस पढ़ते हो, और यहीं पे दर्पण पढ़ लेंगे, है ना। ऑलरेडी ये मेंशन है इसमें, ठीक है, जो कंफ्यूजन रहेगा आपके मन में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विद्युत धारा, विद्युत चुंबक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अगला लास्ट चैप्टर रहने वाला है आधुनिक जो है भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, और कुछ विविध वाला सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और पूरे फिजिक्स पे लास्ट टाइम में भी आपका कब्जा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, जो मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, पहले उस टॉपिक को पूरा करवाता हूँ ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर को पूरा करेंगे, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो तरंगे, उसके बाद ध्वनि को पढ़ेंगे, उसके बाद लाइट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ये चैप्टर को पूरा करेंगे लास्ट में, है ना। ये दोनों को पहले, ये 6 चैप्टर को, 6 इसमें नहीं है, 6 मतलब दिख रहा होगा 4, इसमें 4 ही नहीं है, 4 तो ये हो गया, और 3 के इसके अंदर, 3 टॉपिक इसके अंतर्गत है, मतलब कि 7 टॉपिक, मतलब कि 7 में कई बार तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। तो इसे करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक को करेंगे इसी में मात्र 90 मिनट में। इसलिए वीडियो में फास्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोकस होके। मैंने आपको बोला पहला जो चैप्टर हम लोग का रहने वाला है, जिसको पूरा करेंगे, इसका नाम ही है उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भैया उष्मा क्या होता है। सुनिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई उष्मा क्या होता है। तो भाई आप ऐसे समझो, लास्ट टाइम में ऐसे ऐसे पॉइंट में बता दूंगा ना, ये हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। तो मान लो कि ये क्या है, 2 हाथ है, सपोज दैट ये 2 हाथ है। आप क्या करो, अभी जैसे हो, आप एक बार रगड़ो। अब जब आप रगड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको गर्म महसूस होता है। ये गर्म महसूस क्यों होता है, तो जाहिर सी बात है, आपके हाथ में अणु का गति होता है, अणुओं का गति होता है, समझ रहे हैं ना। तो सीधे तौर पर बोल सकते हो कि भाई उष्मा का अगर डेफिनेशन पूछा जाए या इसके बारे में पूछा जाए, तो सीधे तौर पे बोलेगा कि उष्मा एक प्रकार की क्या है, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणु के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख दिया हूँ कि उष्मा में, सॉरी ताप में, किसमें, तो ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। नहीं समझे। मान लो कि यहाँ पे एक जो है, क्या मैं बोलता हूँ कि ये टब है, 2 टब है, एक टब पानी से लबालब भरा हुआ है और दूसरी टब खाली है। तो पानी किधर जाएगा, तो आप कहिएगा सर ज़्यादा से कम की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से जिसमें पानी नहीं है वहाँ पे जाएगा। तो सेम कंडीशन उष्मा में ही होता है। तो मान लो कि ये समझ लेते हैं कि ये गर्म कोई बर्तन है, पूरे तरीके से ये गर्म है, और ये ठंडा है, ये वाला क्या है भाई, ठंडा है ना, ठंडा है। तो उष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडा की तरफ होता है, यही कह रहा है। बस एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, ध्यान रख लीजिएगा कि उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है। ये पूछता है भर भर के, लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछ देगा कि भाई ताप का, हीट का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ताप का जो है ना, सॉरी हीट का, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। वहीं अगर ताप पूछा जाए, टेम्परेचर पूछा जाए, तो ताप का मतलब टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ये दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है और लोग गलती करते, नहीं करना आपको। अब एक बार ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताप और उष्मा में दोनों में क्या अंतर है। भाई देखो, ताप क्या करेगा, किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक को किस में बताएगा, डिग्री में बताएगा, ताप का मैं बोल रहा हूँ। उष्मा क्या करेगा भाई, ताप समझ रहे हो ना, टेम्परेचर है, और हीट समझ रहे हो ना, उष्मा। तो उष्मा क्या करता है, तो यह पानी की गर्म, यह जो है क्या करेगा भाई, पानी को गर्म कर। तो दोबारा सुनिए, उष्मा पानी को गर्म करता है, और टेम्परेचर आप सबको पता है किसी वस्तु के गर्म या ठंडक की डिग्री बताता है। एक लाइन यहाँ पे और लिखा हूं कि ताप बढ़ाने से, सॉरी ताप नहीं, माफी चाहता हूं, उष्मा बढ़ाने से, उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है।
तो सीधे तौर पे आप बोलोगे कि भाई सर ये हीट बढ़ेगा, हीट अगर इंक्रीज होगा तो क्या, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। उष्मा बढ़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ उष्मा बढ़ेगा भाई, तो उष्मा बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है ताप मापने का स्केल। यहाँ पे स्केल का नाम है, यहाँ पे न्यूनतम बिंदु है जिसे हम लोग निम्नतम बिंदु कहते हैं, और ये उच्चतम बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सबको पता है, हम लोग जो है ताप को किस में मापते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, और र्यूमर में भी मापते हैं, और रैंकिंग नहीं पूछा जाता है, आपको इसे छोड़ दो, है ना। ये 3 ही पूछा जाता है ना, 3 पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे कन्वर्ट करने, कैसे आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में करना है, तो बता दूंगा, यहीं पे एक ही फार्मूला में सब आ जाएगा। तो देखिए भाई, सेल्सियस का सबसे निम्नतम बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और सबसे उच्चतम बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बस। केल्विन का 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु होता है 273, 273। देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, यहाँ भी 100 का अंतर है। और यहाँ आप देखेंगे फ़ारेनहाइट को, तो फ़ारेनहाइट का सबसे निम्नतम बिंदु होता है भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उच्चतम बिंदु होता है 212। तो यहाँ कितना का अंतर है, 180 का अंतर है। रूमर की बात कर ले तो यहाँ भी 80 का अंतर है, सबसे निम्नतम बिंदु होता है 80 डिग्री, है ना रूमर, और यहाँ पे कितना होता है भाई, सॉरी, सबसे निम्नतम बिंदु होता है 0 डिग्री रूमर, और न्यूनतम है मैं बोल रहा हूँ, और उच्चतम जो है 80 डिग्री रूमर। ये आप छोड़ सकते हो, रेकिंग है, रेकिंग का 492 आ रही, और ये निम्नतम है, और उच्चतम है 672। एकदम फोकस करके देखिए, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, और इस वीडियो को बार बार देख लो और PYQs लगा लो। लास्ट टाइम में तो वही करना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम। अब यहाँ पे जरा सा देख लो, ये पूछता है कैसे बदलना है। तो देखो, डिग्री सेल्सियस को C से दर्शाते हैं, माइनस सबसे क्या कर देंगे, न्यूनतम बिंदु 0 होता है ना, तो यहाँ पे C माइनस 0 लिखेंगे, और नीचे में इसका उच्चतम बिंदु है उसको लिखेंगे, और माइनस का 0 कर देंगे बराबर में। उसके बाद केल्विन को क्या लिखना है भाई, केल्विन को हम लोग K से दर्शाते हैं, माइनस इसका न्यूनतम बिंदु कितना है, 273 है, बट्टे में क्या कर देंगे, इसका सबसे ज़्यादा उच्चतम बिंदु कितना है, 273 केल्विन का, 273 माइनस का फिर से न्यूनतम बिंदु कर देंगे 273। बस जो पूछा जाए आराम से, ये अगर याद रहेगा ना, तो जिस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ना केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज कर दो, या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दो, आराम से इसी पे कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो भले आपको ये याद होना चाहिए, परमानेंटली याद हो जाएगा। देखो ये फ़ारेनहाइट है, F से दर्शाते हैं, तो F माइनस इसका फ़ारेनहाइट का सबसे निम्नतम बिंदु क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए इसके स्केल पर। आप कहेगा सर 32 डिग्री। उच्चतम कितना होता है, 212, माइनस न्यूनतम बिंदु 32 होता है, बस। आर भी ध्यान, तो ये 3 ही ध्यान रखना है, ये ध्यान क्या रखना है यार, आपने आराम से ये फार्मूला बना लोगे। अब देखो क्या पूछ दिया, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी मैं बोल दिया हो भाई, आप बना लो। 60 डिग्री को किस में करना है, केल्विन में बदलना है। 60 डिग्री C को, है ना, केल्विन में बदलना, ये C है। क्या करोगे, ये दोनों को पकड़ोगे, ये दोनों को पकड़ोगे, और काम हो जाएगा। अच्छा, ये लास्ट में जो आप देखेंगे ना फार्मूला में, ये आगे कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना, बराबर कांस्टेंट होता है। तो आपसे क्या पूछ दिया है भाई, आप कहेगा सर पूछ दिया है C माइनस 0, 100 माइनस 0, मैं क्या लिखा हूँ, ये वाला फार्मूला लिखा हूँ, डिग्री सेल्सियस वाला। तो C कितना दिया है, तो आप कहेगा सर 60 दिया है, तो भाई इसी पे 60 कर लो, बस हो गया। बराबर में किस में कन्वर्ट करना है, तो K माइनस कितना, 273 ना, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, फार्मूला में ही है, आपको दिखेगा K माइनस 73, 273 बट्टे कितना, 273, सॉरी 300, मैक्सिमम बिंदु ना, मतलब मैक्सिमम पॉइंट होता है उच्चतम बिंदु, 200 नहीं 373 माइनस 73 करो, माइनस कितना है 273। हालांकि यहीं पे काटा पीटी कर दिया हूँ, तो देखो दोनों का काट दो, है ना, देखो यहाँ पे कट गया। अब देखो यहीं पे काटा पीटी कर लो, तो ये कितना है भाई, देखो K माइनस 273 है, चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे 60 माइनस 0 बट्टे 100 लिखता हूँ, माइनस 0 बराबर, थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ K माइनस 273 बट्टे, देखो ये कितना है भाई, चलो लिख ही लेता हूँ, क्या बोलिएगा, तो इसे कर लो, पूरा करिए लो ना, 373 है, माइनस 273 जाएगा तो 100 बचेगा ना, ये माइनस का 0 कट गया, ऊपर नीचे है, ये दोनों 100 वैसे भी निकल गया, कितना बचा, इधर 60 बचा, और ये K माइनस 273 है, तो K को यहीं पे छोड़ दो, और माइनस 273 के इधर ला लो, तो इधर पहले से 60 बैठा हुआ है ना यहाँ पे, तब यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस 273 कर लो, बराबर में K है ना, मान आ गया केल्विन का, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में पूछा है, तो सबको जोड़ दो, आप तो आंसर क्या होगा, 333, 60 और 243, 333 आ जाएगा, बस। तो कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कि यहाँ पे 60 केल्विन देता, आपसे पूछता है कि भाई आप ना, सॉरी यहाँ पे अगर आपको 60 जो है ना फ़ारेनहाइट देता, आपको केल्विन में बदलना था, तो ये दोनों को पकड़ना था, केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला को, बस ये ही करना है, कुछ नहीं करना है, और आगे बढ़ते हैं। कई बार डायरेक्टली आपके पेपर में ना पूछता है कि जल का हिमांक क्या होता है। हिमांक का मतलब क्या होगा भाई, सबसे निम्नतम बिंदु ना, कि जल जहाँ पे पूरे तरीके से बर्फ बन जाएगा। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। केल्विन में पूछा जाए तो 273 केल्विन, मतलब इसका निम्नतम जो बिंदु होता है ना, वही उसका हिमांक होता है।
फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री ऑफ रूमर में, सॉरी फ़ारेनहाइट में 32, मतलब कि सबसे फ़ारेनहाइट वाला अगर स्केल लोगे तो सबसे निम्नतम बिंदु क्या होता है फ़ारेनहाइट में, उस स्केल का अगर आपको तापमान मापना है तो आप कहेगा सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसमें पानी बर्फ बन जाएगा। यहाँ पे हिम का मतलब क्या, बर्फ। रूमर में 0 डिग्री आर। जल का क्वथनांक, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होता है, जल उबलने लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम बिंदु सबका पकड़ लो, जो उच्चतम बिंदु था, तो डिग्री सेल्सियस का पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछा जाए तो 273 डिग्री केल्विन, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए 212, और रूमर पूछा जाए तो 80। हालांकि ये कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला भी लिख दिया हूँ, ये ट्रिक भी लिख दिया हूँ, जरूरत नहीं है भाई, आप आराम से बदल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नोट में लिख दिया हूँ, नोट में वैसे ही नहीं लिखा हूँ, इसके पीछे कुछ कहानी है, डायरेक्टली प्रश्न आता है। मैंने क्या लिखा हूँ, 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री केल्विन पूछे, 0 डिग्री केल्विन या -273, मैंने -273 डिग्री सेल्सियस पूछे, तो भाई ये परम शून्य तापमान होता है, परम शून्य तापमान पूछता है। परम शून्य तापमान को क्या कहते हैं भाई, संसार का न्यूनतम तापमान इसे कहते हैं, पूरे संसार का। और इसी परम शून्य तापमान पर, मतलब 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है भाई, तो इस तापमान पर गैस ठोस अवस्था में, गैस क्या होता है भाई, गैस ठोस अवस्था का रूप ले लेता है या ले लेती है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है। अब देखो, मान लो कि कोई द्रव है, लिक्विड है, ये कब जो है गैस बन जाएगा, कब ठोस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि पानी लेता हूँ मैं, समझो चीज़ों को, समझने वाला है, फिजिक्स रटने वाला नहीं है, इसलिए ना पूरा वीडियो देख लीजिए। पानी है, ये पानी आप सबको पता है, ये द्रव है, ये द्रव है भाई, ये द्रव मत समझिएगा, ये इसका मतलब पदार्थ होता है, ये द्रव है, तरह समझो वह है, तो पानी द्रव है। तो देखो भाई, ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा भाई, वाष्प बन जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही द्रव मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में चला जाएगा तो ये बर्फ बन जाएगा, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछता है, अच्छा प्रश्न पूछता है एक, भाई जल का त्रिक बिंदु बता दो कितने डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में रहता है। जो कि अच्छा, त्रिक बिंदु क्या होता है, तो जिस पर जल तीनों अवस्था में, आपको ध्यान रखना है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में ये परिवर्तित नहीं करता है, तीनों अवस्था में सेम रहता है, इसका अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जल का जो त्रिक बिंदु होता है ना, ये होता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ 0.01 डिग्री सेल्सियस, है ना, ध्यान रखिएगा। या केल्विन में पूछा जाए तो 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है, तो जिस पर जल की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था कन्वर्ट नहीं करता है, परिवर्तन नहीं करती है। अब यहाँ से कई बार पूछता है भाई, आपसे मजाक करता है एग्जामिनर कि भाई मानव शरीर का तापमान, तो फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 होगा, फ़ारेनहाइट होगा। और यही सॉरी क्या कहते हैं किसमें, तो केल्विन, सॉरी केल्विन बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में भी अगर ये दोनों पता है तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया। द्रव तापमापी में प्रायः पारा या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ये पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे लिखा हूँ विभिन्न प्रकार की तापमापी। अगला पॉइंट देख लो भाई, डॉक्टरी तापमापी, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका ताप प्रयास काफ़ी कम रखा जाता है, इसका जो प्रयास होता है बहुत कम रखा जाता है, जो कितना, तो 37 डिग्री सी से 37 डिग्री सेल्सियस से कितना, तो 43 डिग्री सेल्सियस तक ना, ये 43 है, सी तक रखा जाता है। फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 95 डिग्री एफ से 110 डिग्री एफ तक रहता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो फीवर होता है ना, ज्वर जो होता है ना, इससे मापते हैं। डॉक्टरी तापमापी से हम लोग बुखार को मापते हैं, इससे डॉक्टरी तापमापी या ज्वर मापी कहते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 37 डिग्री सी या 98.4 डिग्री एफ पर लाल निशान लगा दिया जाता है। बेसिक बातें हैं, ये मानव व्यक्ति का जो न्यूनतम तापमान होता है यही होता है। एक प्रश्न और पूछता है, गैस तापमापी को देख लीजिए। गैस तापमापी में प्रायः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कितना, अब यहाँ पे मैं एक शब्द लिखा हूँ, जरा से इसे गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये माइनस है, -200 डिग्री सी से 500 डिग्री सी लिखा हूँ। हाइड्रोजन, क्योंकि ये किसका तापमान, ये गैस को मापते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि सबसे गैस अगर मापना हो ना, तो उस स्केल पे सबसे न्यूनतम जो बिंदु होता है ना, ये मतलब कि ऐसे सीधे तौर पर बोल सकते हो कि भाई इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -200 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा सर, तो 500 डिग्री सी।
अगर हाइड्रोजन गैस से मापते हो तो गैस को, अगर नाइट्रोजन से मापते हो तो ये -200 C हो जाएगा क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, 1500 डिग्री C नाइट्रोजन। तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे बोल सकते हो कि भाई अगर गैस में -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक कि गैस को मापना है तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, वही अगर नाइट्रोजन का प्रयोग कब करते हैं तो -200 डिग्री C से 1500 डिग्री C तक मापना हो तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। एक चीज़ नोट में लिख दिया हूँ, तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए घनत्व भी बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ घनत्व बढ़ रहा है कि द्रव्यमान बटे आयतन, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये प्लेटिनम तापमापी है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, बेसिक सा है। तो बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है भाई, इसका प्रास ध्यान रखना है। तो इसका न्यूनतम बिंदु होता है -200 डिग्री C और उच्चतम बिंदु क्या होता है भाई, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है -200 डिग्री C और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 1200 डिग्री C का मतलब डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सीबेक प्रभाव क्या होता है जरा सा देख लो, बहुत आसान है। सीबेक प्रभाव ये होता है, आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि जब दो अलग अलग धातुओं को जोड़ने पर उन्हें अलग अलग तापमान देते हैं तो एक तरह की बिजली बनती है ना, जिसे हम लोग महसूस करते हैं और इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो बस कुछ नहीं है, वही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, करे कि जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं तो परिपथ में एक विद्युत धारा बहने लगती है ना, बहती है, विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे हम लोग मतलब कि जिसमें हम जो है ना एक जो है ना धारा बहने लगती है, माफी चाहता हूँ, एक धारा बहने लगती है किसका, विद्युत का। तो जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इसे ही सीबेक प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भर भर के इस चैप्टर में कह सकते हो। तो ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछे। उष्मा संचरण की विधि, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब देखो जाहिर सी बात है, उष्मा संचरण 3 विधि से करता है, या तो चालन करेगा या संवहन करेगा या विकिरण करेगा। चालन को यहाँ पे जूम कर दूं, कर ले देता हूँ। चालन को कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन चालन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। अब देखो एक एग्जांपल से समझो और यहीं पे मुट्ठी में हो जाएगा सब कुछ। हम लोग पानी गर्म करते हैं, आजकल वैसे ठंड का मौसम है तो पानी गर्म करके हम लोग पीते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक जो है सपोज दैट यहाँ पे मैंने बर्तन लिया, उस बर्तन में क्या किया हूँ कि भाई देखो पानी डाल दिया हूँ। तो ये पानी में क्या करेंगे, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, गांव वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है आग जलाएंगे और एकदम खांटी तरीके से पानी को गर्म कर लेंगे। तो ये जो आग जल रहा है तो यही हो गया रेडिएशन, है ना। समझ में आ गया, यही हो गया विकिरण, इसे कहते हैं हिंदी में विकिरण हो गया। अब देखो पानी गर्म हो रहा है, इस टब में क्या है भाई, पानी है, इस बर्तन में क्या है, पानी है। तो ये जो पानी गर्म हो रहा है मतलब कि पानी के अणु में गति हो रहा है, पानी के अणु में गति हो रहा है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा कन्वेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं संवहन। और ये पहले पानी गर्म होने से पहले भाई टेम्परेचर किस में जाएगा, तो आप कहिएगा सर पहले बर्तन गर्म होगा। तो बर्तन जो गर्म हो रहा है ना, तो ये कंडक्शन के माध्यम से, आप कहिएगा सर इसका मतलब चालन हो रहा है, चालन। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे इसे देख लो, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो कह रहा है कि चालन, कंडक्शन जो होता है, उष्मा संचरण का वह विधि है जहाँ उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति की होती है। इसमें अणु का गति बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये ठोस में हो रहा है ना। तो देखो ये बर्तन गर्म हो रहा है तो भाई बर्तन का अणु थोड़ी ना भाई गति कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन पानी गर्म हो रहा है तो पानी में अणुओं का गति हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, जब अणु का गति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकिरण तो सबको पता रहता है, यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि संवहन चालन में, कंडक्शन और कन्वेक्शन में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और कह कि ठोस में, यहाँ पे हालांकि लिख भी दिया हूँ, ठोस में उष्मा का संचरण जो होता है ना, ये चालन ही विधि होता है, कंडक्शन के माध्यम से होता है। बस मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो। मिट्टी का बर्तन, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के में दे के पूछता है कुछ। चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, काहे के लिए बोलेगा नहीं बता। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल में कि लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी की तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या अधिक गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि लोहे में चालन अधिक होता है। बेसिक सी बात है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा एग्जाम्पल दे दिया हूँ कि मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन में तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना अधिक मुश्किल होता है, क्योंकि गर्म होता है ज़्यादा, और क्योंकि स्टील के बर्तन में उष्मा का चालन तेजी से होता है। तो यही बस आपको कंडक्शन के लिए माइंड में रखना है। अब देखो संवहन क्या होता है, तो आप कहिएगा सर इसमें क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसमें अणुओं का गति होगा। पानी जो गर्म होता है ना, ये द्रव में होता है संवहन। बस इतना ध्यान रखिएगा ना, संवहन द्रव पदार्थ में होता है, बस माइंड में रह जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा ही एग्जाम हॉल में याद करके रखना है। विकिरण अभी मैंने बताया हूँ, सूर्य का प्रकाश जो है ये विकिरण है। आग जला के आग आजकल बहुत सारे लोग तापते होंगे, हम भी तापते हैं अभी। तो ये क्या है, विकिरण है। रेडिएशन के थ्रू हमारे शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर मिल रहा है, क्योंकि जब हमारे शरीर में रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू भाई अगर टेम्परेचर हमें लेना है तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आग यहाँ पे जल रहा है और कितने दूरी पे हाथ है तो ऊपर भी गर्म लग रहा है, हमें गर्म महसूस हो रहा है ना। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पे आता है, डायरेक्टली जाहिर सी बात है कि भाई उसमें माध्यम की जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो वही कहता है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, कह रहा है कि
विकिरण जो होता है ना, यह उष्मा संचरण की वह विधि होता है जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम या माध्यम रहने पर, माध्यम अगर रहेगा भी तो भाई माध्यम को बिना गर्म किए होता है। यह उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि होता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि इस उष्मा संचरण करने का सबसे स्लो विधि कौन सा होता है? तो भाई सबसे स्लो कौन सा होगा? ये होगा चालन। उसके बाद ये, और सबसे तीव्र विधि ये होता है विकिरण, क्योंकि उष्मा संचरण करने की सबसे फास्ट में जो उष्मा संचरण होता है ना, इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है और इसके बाद इसमें होता है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हो उष्मा संचरण सबसे कम इसमें होगा, सबसे कम, सबसे ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा इसमें विकिरण में, और इसमें क्या होगा? संवहन में उष्मा का संचरण चालन से ज्यादा होगा। बस ये ध्यान रखिएगा ना, काम हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली पूछता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है इसी विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, आपको पता होना चाहिए, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। ध्यान रखिएगा। भट्टी की ऊष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। ये कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। ये उसी वही एग्जाम्पल लिख दिया हूँ दोनों विधि का, ठीक है ना। समान शरीर का जो यहाँ पे तापमान वही क्या होता है वो लिख दिया। अब थोड़ा सा न्यूटन का शीतलता का नियम क्या कहता है, एक मिनट में 5 सेकंड में मैं टाइम लेता हूँ। देखो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगता है। ये न्यूटन का शीतलता का नियम कहता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो भाई, कह रहा है यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस है से 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये ज़्यादा गर्म है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो मान लो कि यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लगा, ठीक है ना। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस से 40 अगर आना है तो ये 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोनों में आप देखेंगे अंतर तो 10 डिग्री सेल्सियस का ही है, लेकिन समय का अंतर ज़्यादा है। यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लग रहा है, यहाँ पे 5 मिनट का, तो 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, यही कह रहा है। ये किसका नियम कहता है? तो पूछता है न्यूटन का शीतलता का नियम क्या कहता है, बस ध्यान रखना। अब थोड़ा सा यहीं पे समझ लो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ना, वैश्विक तापमान क्या होता है। अब देखो भाई ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, तो आप कहिएगा सर बता दीजिए, तो वही तो बता रहा हूँ। तो देखो इसमें ध्यान ये रखना कि पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना, यही ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में, वैश्विक तापमान में कौन सा गैस बढ़ता है, कौन से गैस के कारण होता है? तो CO2 के कारण होता है, CO2 गैस के कारण होता है। तो यहाँ पे लिख भी दिया हो कि पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़ी गई अवरक्त किरणें, तो कौन सा? तो CO2 में, मतलब कि जो अवरक्त किरणें होता है ना, अवरक्त किरणें, उसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आने देती है, लेकिन जाने नहीं देता, जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, अवरक्त किरण आएगा, ये जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अवरक्त किरणों को आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देता है। इसी कारण से दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि वैश्विक तापमान। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लिखते हो, देख लो। सूर्य से दो प्रकार की किरण निकलती है। यहाँ पे देख लो भाई, सूर्य से 2 प्रकार की किरण निकलते हैं, एक तो अवरक्त और एक परावैंगनी। तो परावैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है। जो अच्छा, ये निकलता किससे है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है? डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है। तो ध्यान रखना AC से, और जो रेफ्रिजरेटर आजकल बहुत लोग यूज करते हैं भाई, ये दोनों से निकलता है। AC से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो होता है ना, कूलिंग फैन सब हम ये लोग यूज करते हैं, CFC उसी से निकलता है। बहुत पूछता है, मैंने रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें देख लो। कि कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जैसे घी हो गया, नारियल हो गया, तेल हो गया, धातु हो गया, धातु की प्लेट हो गया, मोम हो गया, इसे गर्म करोगे ना तो इसका आयतन बढ़ता है। पूछता है कुछ ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर आयतन घटता है, जैसे पानी को गर्म करोगे आयतन घट जाएगा, क्योंकि पानी बर्फ बन जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूजन में ना एग्जामिनर जानबूझकर डालते हैं, इसीलिए, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि कोई भी पदार्थ को आप क्या करते हो, गर्म करते हो तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी के कंडीशन में यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना। पानी को अगर 0 डिग्री C से लेके ना 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे तो इसका आयतन 4 डिग्री से मतलब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हम लोग लेके जाते हैं ना, इसे गर्म करते हैं ना, मान लो कि बर्फ है, उसे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे तो उसका आयतन ना घटता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाएंगे, पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तब आयतन बढ़ेगा। मान लो 4 से लेकर हमें 30 डिग्री सेल्सियस तक करना है पानी को, मैं पानी के बारे में बता रहा हूँ, तब आयतन बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर आयतन घटता है, जैसे पानी हो गया, है ना, जैसे ढलवाला लोहा हो गया, विस्मित हो गया। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, और बर्फ के टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाता है तो मतलब कि दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है, देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ पर रखी वस्तु नीचे से, पूछता है क्वेश्चन कि पहाड़ पर जो रखी वस्तु होता है अगर उसको पिघलना हो तो वो नीचे से पिघलता है ना। तो पहाड़ पर रखी वस्तु में बोल रहा हूँ, बर्फ जो है, पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो ये बर्फ और पानी के लेके, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम से भी समझा दिया हूँ। देखो यहाँ पे होता ही है कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पूछता है अगर जल 2 से 6 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है। अब मैं बोला हूँ ना
पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है, फिर बढ़ता है। माइंड में रखिएगा इस कंडीशन में अगर जल को 2 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ता है, फिर जो है महत्तम होता है। दोबारा सुनिए, मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ जरा सा समझ लो। कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर महत्तम होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा होता है ना, ये महत्तम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फिर जो है घटता है। मैं घनत्व बोल रहा हूँ, एक शब्द देखिए, घनत्व बोल रहा हूँ, घनत्व। एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि बर्फ के पिघलने के बाद आयतन क्या होता है, घट जाता है। जब बर्फ पिघलता है ना तो आयतन घटता है, जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है, मतलब कि बर्फ के पिघलने के बाद आयतन घटेगा। अगर किसी ग्लास में यहाँ पे ग्लास के पानी में कर दो, है ना, अच्छा रहेगा। तो अगर किसी ग्लास के पानी, ठीक है सेंटेंस करें कि अगर किसी ग्लास में पानी है उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ पिघलने के बाद ग्लास के पानी का जो आयतन होता है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये लाइन से कई बार प्रश्न पूछ लिया गया, तो माइंड में रखिएगा। तो एक चैप्टर हम लोग का कंप्लीट, एक चैप्टर नहीं भाई, हीट और टेम्परेचर, 2 चैप्टर कंप्लीट। हीट एंड टेम्परेचर, मतलब कि हीट अलग था और टेम्परेचर अलग था, है ना, मतलब कि ताप और ऊष्मा, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। अब अगले चैप्टर बढ़ते हैं, ध्वनि को कंप्लीट करते हैं, और ये तरंग, दोनों अलग अलग चैप्टर है, एक साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो चैप्टर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तरंग और ध्वनि, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करता है ना। तो पहले हम लोग तरंग गति को पूरा करेंगे, है ना, पहले तरंग वाला चैप्टर को पूरा करेंगे, उसके बाद जो है ध्वनि को पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग ध्वनि को पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भर भर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज के बाद बिल्कुल गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं हम लोग कि भाई वेव मोशन आखिर होता क्या है। उससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दोलन, कंपन और तरंग लिखा हुआ है ना, ये होता क्या है भाई। तो कह रहे कि यदि कोई पिंड का मतलब होगा वस्तु से, तो कह रहे कि कोई पिंड या वस्तु अपनी समान स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करता है तो पिंड मतलब कि वस्तु की गति को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो भाई, जैसे पेंडुलम की घड़ी कौन सा गति करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से इधर उधर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसका उदाहरण है, तो ये दोलन गति का, दोलन गति है भाई ये। एक यहाँ पे वृत्तीय गति होता है ना, प्रश्न पूछता है कि सभी दोलन गति वृत्तीय गति है, सभी दोलन गति, सॉरी वृत्तीय नहीं, आवर्ती होता है, सभी दोलन गति आवर्ती गति होता है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं होगा। ये जानबूझ के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देख लो ये होता कैसे है। तो ये जो दोलन गति का उदाहरण जरा सा देख लो, जैसे लोलक की गति दोलन गति का उदाहरण है। पदार्थों में अणु का जो गति होता है ना, ये भी इसका उदाहरण है। झूले की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, ये सब इसी का उदाहरण है। एक लाइन यहाँ पे लिखा हूं कि प्रत्येक दोलन गति आवर्ती गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलन गति नहीं होता है। तो यहां से समझ लो कि ये आवर्ती गति क्या होता है और दोलन गति क्या होता है, ठीक है ना। तो दोलन गति तो ये तो आपने देख लिया कि पेंडुलम की दोलन गति है, लेकिन आवर्ती गति को थोड़ा समझ लो। मान लो कि ये है, यहीं पे बनाता हूँ भाई, सूर्य महाराज है ना, मान लो कि ये सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ आप सबको पता है कौन चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी चक्कर लगाता है ना, एक निश्चित यहाँ पे क्षेत्र में। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जो कौन सा गति आवर्ती गति है ना, ये एक जगह से यहाँ से चलना शुरू किया तो भाई कहीं ना कहीं फिर से आके वहाँ पे मिलेगा, फिर से यहाँ पे मिलेगा। और इसका उदाहरण जैसे घड़ी में सुई में सुई का जो गति होता है, ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है। तो आप देख सकते हो, इसमें ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे देख लो भाई, मान लो कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम की गति करवा तो कहीं ना कहीं ये पूरा इस पर गति कर दे रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी जगह भी इसके अंदर है, तो मतलब पेंडुलम इसमें समा जाता है, ऐसे माइंड में रख सकते हो। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो दोलन गति है ये इसमें समा जाएगा, वृत्तीय गति में या आवर्ती गति में, आवर्ती गति बोलिए, आवर्ती गति में समा जा रहा है, देखो यहाँ पे। तो ऐसे बोल सकते हो कि सभी जो है दोलन गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, आएगा, इसमें पूरा इतना ही क्षेत्र है, मान लो इतना तो मैं गति कर रहा है, दोलन गति हो रहा है। अगर हमें घड़ी का सुई का गति करवाना है तो ये पूरा मैं नहीं कर पाएगा, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इसको यहाँ पे घूमना ही पड़ेगा पूरा। तो इसलिए सभी दोलन गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं है। अच्छा, मैं अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या है, तरंग गति। वेव मोशन क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तरंग गति। देखो भाई, बचपन में हम लोग ना, मान लो कि ये पोखर है, पोखर में क्या करते थे कि भाई गोला फेंकते थे। तो गोला फेंकने पर क्या होता था कि पानी का कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ऐसे ना कहीं गति कर रहा होगा। तो यही से मैं लिखा हूं कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, यही विक्षोभ है ना, जो गोला फेंकने से जो इस तरीके से आकार बनता था ना, ये विक्षोभ है। तो वही लिखा हूं, कह रहा है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं, तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रतिक्रिया को तरंग गति। ये जो विक्षोभ क्या हो रहा है, बन रहा है, अब ये इस तरीके से आगे भी बनाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। बस कुछ है, कुछ नहीं है। वही मैं लिखा हूं, कह रहा है कि शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ होने, मतलब विक्षोभ जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तरंग गति कहते हैं। ये उसका उदाहरण है। जैसे रस्सी को एक सिरे से, मान लो कि यहाँ पे रस्सी है और रस्सी को एक सिरे को क्या करो, ऐसे फेंको, है ना, इस तरीके से ये गति करेगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने से, अगर झटकोगे तो कुछ इस तरीके से गति करता है ना, तो ये भी कौन सा गति है, ये
वेव मोशन का, तरंग गति का उदाहरण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो बन रहा है ये विक्षोभ ही बन रहा है, और ये विक्षोभ क्या करता है, आगे बढ़ता है, ये यहाँ तो बनेगा फिर आगे जाएगा, तो इसी को बोल देंगे हम लोग तरंग गति। ये गति करने लगा, ये विक्षोभ कर रहा है, यहाँ पे विक्षोभ हो रहा है, देख सकते हो विक्षोभ, और ये आगे बढ़ रहा है तो विक्षोभ गति कर रहे हैं, बस ऐसा ही ध्यान रखना। अब एक शब्द आपके पेपर में बहुत आता है, क्योंकि ये तो तरंग गति आपने देखा, वेव लेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो आप ये जो तरंग गति कर रहा है ना, तो ये दोनों के बीच की दूरी मापते हैं ना, तो वही तरंग वेव लेंथ होता है, बस कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। तो ये तो आप, ये तरंग गति कर रहा है, मैंने आपको बोला ना कि देखो ये तरंग गति ऐसे करता है ना। अब ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना यहाँ पे, उसे ही वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, कह रहा है कि किसी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसे लेमडा से, आपको पता होना चाहिए, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये जो तरंग गति करता है ना, तो यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, ये श्रिंग और गर्त आपको शब्द सुनने को मिलेगा। ये श्रिंग और गर्त क्या है, तो ये ऊपर वाला होता है क्या, श्रिंग, और नीचे वाला जो होता है गर्त। तो मैंने अभी आपको बोला कि भाई तरंग गति किसे बोलोगे, या तो दो श्रिंग के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे, या फिर दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे, बस ये चीज लिख भी दिया हूँ मैंने। यहाँ पे लिखा भी है कि दो लगातार श्रिंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक बहुत पूछता है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, मीटर में मापते हैं, जबकि व्यापारिक मात्रक इसका जो है क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द यहाँ पे आपको और दिखेगा, आयाम। यहाँ पे इस चैप्टर में जब इसको पढ़ रहे हो तो आयाम आपको दिखेगा। आयाम क्या होता है, तो मान लो कि ये तरंग हो रहा है भाई, देखो तरंग हो रहा है ना, ये मान लो कि ये कोई अक्ष है, इस पर तरंग हो रहा है, तो तरंग की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, तरंग की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इस ऊंचाई को, तरंग की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य, मतलब जो नीचे से है ना, नीचे से ऊपर जाता है ना, देखो तो इनकी नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो कह रहा है कि अपने माध्य स्थिति से महत्तम, मतलब ज्यादा, मैक्सिमम जो विस्थापन करता है, या फिर विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। बेसिक से बातें हैं, तो ऐसे ध्यान रखना, जो तरंग की जो ऊंचाई है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर हो या नीचे हो, उसे हम लोग आयाम कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और आयाम को हम स्मॉल ए से हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देख लो भाई, तरंग की चाल क्या होता है, तो आप देख सकते हो तरंग आगे बढ़ेगा इस तरीके से, है ना, तो इसे तरंग की चाल, इसे हम लोग तरंग की चाल कहते हैं ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं देखो, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग का जो है ना चाल कहते हैं। इसे किसे, भी से दर्शा देते हैं ना, भी से दर्शाते हैं। और आगे का भी बराबर क्या होगा, तो कह सकते हो तरंग का वेग होगा, तो वही लिख दिया हूँ यहाँ पे, देख सकते हो भाई, भी बराबर तरंग का वेग क्या हो रहा है, एन बराबर आवृत्ति होता है, और लेमडा से हम लोग किसको दर्शाते हैं, तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ को दर्शाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि भाई भी बराबर क्या होगा, तो तरंग दैर्ध्य बटे, मतलब कि जो लेमडा है, आपको पता होना चाहिए, लेमडा बटे समय, ये टी है, बस। अच्छा, ये तो हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए ध्वनि वाला चैप्टर में। तो ये भी बराबर वेग होता है, आपको पता होना चाहिए, तरंग का वेग होगा, तो ये भी बराबर वेग होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो ध्वनि की चाल है ना, ये तो वातावरण में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और निर्वात में ध्वनि की चाल आप सबको पता है कि ये 0 होता है, चूंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। वही अगर यहाँ पे देखा जाए, प्रकाश की चाल ना वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में होता है ज़्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, प्रकाश की चाल की बेसिक बातें हैं। आई बराबर जो आप देख रहे हो भाई, इसे, ये तरंग की लंबाई है। अब ये वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे अगला जो है, ध्यान रखिएगा कि तरंग के प्रकार बहुत पूछता है भाई। तो देखो भाई, अब इसे जैसा देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ तरंग के प्रकार में, तो आप देख सकते हैं कि तरंग के गति की दिशा, तरंग के गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ध्यान रखिएगा, और अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। और यहाँ पे जो आप देखेंगे, तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकताओं के आधार पर भी जो है तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये दोनों को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो प्रश्न यहाँ से इसके उदाहरण से पूछ लेता है ना, कि जल में अगर आप गोला मारते हो ना, तो उसमें जो गति करता है, तो ये कौन सा तरंग गति है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव जो है यहाँ पे क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव उसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग जो होता है, ये कौन सा, किसका उदाहरण है, तो जल की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे रस्सी, अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया था, रस्सी को झटकने पर जो उसमें तरंग उत्पन्न होता है, तो ये भी इसी का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ना। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो गति हो रहा है ना यहाँ पे, ये किसका उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और ध्यान दे, अनुप्रस्थ तरंग में किसका निर्माण होता है, तो श्रिंग और गर्तों का निर्माण होता है। मैंने आपको बोला ना, ये जो
गति हो रहा है, मान लो कि जहाज, जरा सा देखिए एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला को श्रिंक कहते हैं और नीचे वाला को गर्त कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में अनुप्रस्थ तरंग में श्रिंक और गर्तों का निर्माण होता है। अगला लाइन यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, देखो भाई, कहता है कि दो पास पास, यहाँ पे पास है, ये दो पास पास वाले श्रिंक या दो पास पास वाले गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। अभी तो आपने देख लिया ना कि भाई ये मान लो कि तरंग गति हो रहा है, तो ये ऊपर में गर्त है, ऊपर वाला, नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला श्रिंग है और नीचे वाला गर्त है, तो दोनों के बीच की दूरी, या तो दो श्रिंग बोलिए या दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। अब ये जो अगला देख पा रहे हो, बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। ये कौन सा है भाई, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो क्या नाम आपको दिख रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। और पूछता है जो ध्वनि तरंग है ये कौन सा तरंग का उदाहरण है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है। तो पहले जरा सा देख लो, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। तो कह रहा है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन, ध्वनि तरंगे जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, ध्वनि तरंग जो हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो बोला हूँ कि जैसे स्प्रिंग का कंपन और ध्वनि तरंगे, तो ये दोनों क्या करता है, ये ध्वनि भी आप देखेंगे तो हवा में आगे पीछे चलता है, और स्प्रिंग को भी आप क्या करो, तान के छोड़ो, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से आगे पीछे होगा, है ना। तो ये किसका उदाहरण है, तो भाई ध्यान रखना, स्प्रिंग और ध्वनि बहुत पूछता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे लिख भी थे कि अनुदैर्ध्य तरंग में संपीडन और विरलन दोनों होता है, मतलब ये आगे पीछे जो हो रहा है ना, आगे पीछे जो हो रहा है ये संपीडन और विरलन में एक बार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अब ये सर हमको समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल है स्प्रिंग का। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, स्प्रिंग को जब यहाँ पे क्या किए, स्प्रिंग को दबाएं, तो इसका जो दबाने से क्या होगा, एकदम सब एकदम सट जाएगा, सारे एकदम जितने भी इसके कह सकते हो एरिया है, कण है, एकदम सट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपीडन, मतलब कि सट रहा है, संपीडन। और इसको क्या करो, दूर दूर ऐसे ऐसे जो हो रहा है ना, जब छोड़ते हो तो ये दूर जा भागता है ना, तो क्या होता है, ये इसमें दूर हो रहा है, हट रहा है, तो इसे हम लोग विरलन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि अनुदैर्ध्य तरंग में मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में संपीडन और विरलन होता है। बस आज के बाद आपके माइंड में परमानेंटली फिट हो गया, कभी नहीं भूलिएगा। अगला यहाँ पे आपने है मेरे भाई, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। ये क्या होता है, तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाता है। जैसे जल की तरंग, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जैसे जल की तरंग जो जैसे बोलते हो तो आपके दिमाग में आएगा ये तो सर ट्रांसवर्स वेव है ना, अनुप्रस्थ तरंग है, मन में तो क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैं लिखा हूं कि ये तरंगे अनुप्रस्थ, जो यांत्रिक तरंग है ना, अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी होती है, बताऊंगा क्यों होता है। तो यांत्रिक तरंगे को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे। तो आ गया ना, ध्वनि तरंगे अभी आपने क्या देखा था, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्प्रिंग की तरंग, ये सब क्या है, तो ये यांत्रिक तरंग भी है। और एक लाइन लिखा हूं, ये जो है ना, ये तरंगे मतलब कि यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य भी हो सकती है। तो ये याद रखना बहुत आसान है। नोट वाला लाइन देखिएगा, मैं लिख भी दिया हूं, कि प्रत्यस्थता तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण जो है ना, चलना, मतलब संचरण मतलब चलना संभव होता है ना, ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे देख लो भाई, यांत्रिक तरंगे का वर्गीकरण। अब यहाँ पे स्लाइड में देखिए, करें कि यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं, आपने देखा, करें लेकिन परंतु सभी यांत्रिक तरंगे की ध्वनि नहीं सुन सकता है या सकते हैं, इसलिए इसी आधार पर इन्हें तीन जो है ना वर्गों में विभाजित किया गया। तो आप सबको पता है, जैसे श्रव्य ध्वनि तरंगे, उसके बाद यहाँ पे अश्रव्य ना ध्वनि तरंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। इसे हम लोग जो ना ऑडिएबल वेव कहते हैं, आपको नाम से पता चल रहा है, जिसे मानव सुन सकता है ना, ये तरंग है, साउंड रिंग है, तो ऑडिएबल साउंड वेव है। अगला जो आप देख पा रहे हो ये है अपश्रव्य, है ना, इंफ्रासोनिक वेव, और ये है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं तो आगे भी हम लोग जानेंगे, अभी यहाँ पे समझ लीजिए। तो कह रहा है ये जो ऑडिएबल साउंड वेव होता है ना, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितना, तो बहुत आसान है, ये आगे ध्वनि में भी आपको दिखेगा। तो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक होती है, उन्हें हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकते हैं। मनुष्य जो सुन सकता है ना, यही ऑडिएबल वेव को, श्रव्य ध्वनि तरंगों को। अब श्रव्य जरा सा देख लीजिएगा, इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है, तो कहता है कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से कम हो, एकदम फुसफुसाहट सा नहीं होता है तो नहीं सुन सकते हैं, तो देख सकते हो 20 हर्ज से कम होगा, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, मतलब फ्राई हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो, नहीं सुन सकते हो, है ना। तो इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। तो ये जो होता है ना, जैसे हृदय के कंपन, अपश्रव्य तरंग का, सॉरी हृदय, ये पूछता है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, हृदय के कंपन अपश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, बहुत पूछता है। यह तरंग बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। कंपन के समय पृथ्वी से उत्पन्न जो तरंगे होता है ना, ये इसी का एग्जाम्पल होता है, और इस लाइन से प्रश्न पूछा गया, माइंड में रख लीजिएगा। अगला है, इस तरंग को कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, ये सब जो जंतु है ना, ये सुन सकता है भाई। अगला है, यहाँ पे देख सकते हो पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। इसका जो आवृत्ति होता है ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है बहुत ज्यादा होता है, 20,000 से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, तो इसे हम लोग पराश्रव्य मतलब कि अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम
एक व्यक्ति का नाम था गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा यह जो है तरंग उत्पन्न किया था। आजकल देखा जाए तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और जो है ना क्वार्टज क्रिस्टलीय के दोलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये अधिक आवृत्ति व कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनमें अधिक जो है ऊर्जा क्या होता है संचित होती है। उपयोग जो है इसका कहाँ पे किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। तो समुद्र की गहराई उसमें जो भी वस्तुओं की स्थिति को पता लगाना है तो भाई सोनार लगाते हैं ना, सोनार के बारे में सुना है ना, तो इसकी सोनार की सहायता से इसका पता लगा लेते हैं जो वस्तु समुद्र के अंदर डूबी हुई रहता है ना, तो उसका बहुत पूछता है, मैंने में रखिएगा। अच्छा सोनार के बारे में जरा सा देख लो, प्रश्न पूछ देता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है इसका फुल फॉर्म। सोनार है क्या? तो कह रहे कि एक ऐसी विभक्ति है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई जल में किसी वस्तु का पता लगाने में करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी संकेत भेजने में भी, कृषि में जो है कीटों के नष्ट करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं, चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है ना, उसमें भी जो है ना अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। कुछ जंतु जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ ये सब सुन सकता है। तो भाई कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ना ये इंफ्रासोनिक वेव भी सुन सकता है और अल्ट्रासोनिक वेव भी सुन सकता है। और ऑडियोबल वेव तो कुत्ता, बिल्ली, मानव ये तो सुन ही सकता है। तो भाई ये जो कुछ जानवर जैसे कुत्ता, डॉल्फिन ये सब ना तीनों वेव को सुन सकता है। अगला यहाँ पे था, आपने देखा ना, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे था, यहाँ पे दूसरा वाला जो था ना, जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हो भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है। तो लाइन को देख लो, कह रहा है कि वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस तरंग में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर जो है लंबवत तलों पर कंपन करते हैं। सभी विद्युत जो है ना, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ, ध्यान रखिएगा मैं एक लाइन बोला हूं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ध्यान रखिएगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसमें? तो निर्वात में प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग कितना है भाई निर्वात में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गमन करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, यहाँ पे लिख भी दिया हूं, देख सकते हो। कह रहे कि इन तरंगों में अनुदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। ये जो आप देख पा रहे हो विद्युत चुंबकीय तरंगे, भाई इनका अलग अलग प्रकार है, जैसे गामा किरणें हैं, है ना, एक्स किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं, उसके बाद यहाँ पे दृश्य किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, है ना, सूक्ष्म किरणें हैं और रेडियो किरणें हैं, सॉरी रेडियो तरंगे हैं, माफी चाहता हूँ। तो ये सब तरंग था, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, तो ये सब इसी का उदाहरण है, ये देख लेते हो भाई। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, पूछता है इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो अभी आपने आप देख ही लिया और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है, तो भाई देख लीजिएगा। तो गामा किरणें, गामा रे की बात कर लो, खोज हेनरी बैकुलर ने किया था। और ये कैसे उत्पन्न होता है? तो है ना, रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिकों के विघटन होने पर जो है ये प्राप्त होता है। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ अधिक ऊर्जा ले जाती है और इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकी जो वेधन क्षमता होती है ना, इरिटेटिंग पावर होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। इनकी वेधन क्षमता है ना, एकदम वेधन क्षमता अधिक होती है। गामा किरणें आवेशहीन होती है। क्या होता है भाई? गामा किरणें आवेशहीन होता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए एक्स किरणें। तो एक्स किरणें की खोज किसने किया? तो आप सबको पता होना चाहिए, पूछता है। इसकी खोज रोएंटजन ने किया था। जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स को कठोर धातु जैसे टंगस्टन पर टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। पूछता है उपयोग कहाँ पे इसका किया जाता है, इसके उपयोग से पूछता है। तो टूटी हड्डियों का है ना, जो टूटी हड्डियों की जांच में इसका प्रयोग होता है ना, उसके बाद यहाँ पे मेटल डिटेक्टर में भी इसको काम में लेते हैं एक्स किरणें को। और इनकी वेधन क्षमता गामा किरणें से कम होता है, इनकी वेधन क्षमता गामा किरणें से कम होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वेधन क्षमता क्या होता है? तो भाई किसी वस्तु को आर पार जो जाता है ना, उसे भेदन नहीं का, तो तोड़ के जाते हो, छेद करके जाते हो, ऐसे बोल सकते हो। तो ये हालांकि किरण जा रहा है तो किसी को तोड़ के तो जाएगा नहीं, तो ये बोल सकते हो वेधन क्षमता है ना, ऐसे मैंने लिख सकते हो। तो मैं ये बता रहा था वेधन क्षमता, अच्छा इनकी वेधन क्षमता कम होता है उससे, जो आपने पहले वाला जो देखा था ना, गामा किरणें से कम होता है एक्स किरणें की। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी का सभी है। ये जो परावैंगनी किरणें है ना, अल्ट्रा वायलेट रे जो है ना, अल्ट्रा वायलेट रे बहुत पूछता है, मैं रखिएगा। इसकी खोज रिएटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसकी खोज से पूछ लेता है। ये किरणें सूर्य, कई बार पूछता है कि परावैंगनी किरणें कैसे उत्पन्न होता है? तो भाई ध्यान रखना सूर्य से उत्पन्न होता है, ध्यान रखना, स्पार्क से भी, गर्म निर्वात और आयनित गैसों द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो ये सूर्य वाला बहुत देता है, स्पार्क भी देता है अवसर में। तो ये परावैंगनी किरणें कैसे उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है, ओजोन परत रोकती है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इन किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत उत्पन्न होता है। उपयोग किसमें किया जाता है परावैंगनी किरणों का? तो जल को शोधन करने में इसका प्रयोग, मतलब कि जल को कीटाणु रहित बनाता है ना, कीटाणु को मार देता है। अदृश्य लिखाई में, माफी चलो दिखाई बोलते, अदृश्य लिखाई ना को भी पढ़ने में इसका काम आता है ना। नकली दस्तावेज को पहचान करना है ना, तो उसमें हम लोग इसी किरण का जो है ना क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते, पूछ लेता है, ठीक है, तो माइंड में रखिएगा। और ये किरण थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानव पे बुरा प्रभाव डालता है ना, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो इन किरणों का मानव पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर का खतरा रहता है ना, परावैंगनी किरणें से बहुत पूछता है माइंड। अगला है यहाँ पे दृश्य प्रकाश, आप सबको बताई है, इसकी खोज न्यूटन ने किया था। इनका उत्पादन स्रोत सूर्य, ज्वाला, विद्युत बल्ब, ये सब है, नाम से ही पता चल रहा होगा।
दृश्य प्रभाव की मैं बात करूँ, सॉरी दृश्य किरण के प्रकाश की बात करूँ तो आप सबको जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश वैद्युत, ये सब प्रभाव इनके गुण है ना, दृश्य प्रकाश का है ना, विजिबल लाइट का नाम से पता चल रहा होगा। अगला है यहाँ पे अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे है ना, रे है भाई, किरणें है ये। इनकी खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। इनकी खोज हर्शेल ने किया था। इसके द्वारा उष्मा का संचरण होता है। इसी के द्वारा अवरक्त किरणें के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरणें के द्वारा ही पहुंचता है। पूछता है क्वेश्चन यहाँ से कि भाई सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा जो पहुंचता है तो कौन से किरण के माध्यम से? तो अवरक्त किरण के द्वारा ही पहुंचता है। ये किरण कोहरे धुंध में भी काफी दूर तक जाती है, समझ रहे हो? इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। कौन सा किरण का? तो अवरक्त किरण का प्रयोग कर लेते हैं। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में भी इन्हीं किरण का प्रयोग कर लेते हैं। कौन से किरण का? अवरक्त किरण का, इंफ्रारेड रे का। अगला है यहाँ पे देख सकते हो सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, नाम से पता चल रहा है माइक्रोवेव। तो इनकी खोज हेनरिक हर्ज ने किया था। पूछता है, माइंड में रखिएगा, इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका से किया जाता है। इन तरंगों में परावर्तन व ध्रुवन की घटना होती है। इनका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो रडार, उपग्रह, बेतार संचार, माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव ओवन तथा दूर संचार में इनका उपयोग कर लेते हैं। रेडियो तरंग तो आप सबको पता ही है, इनकी खोज मार्कोनी ने किया था, आप सबको पता है। इनका उपयोग रेडियो व दूर संचार में किया जाता है। तो भाई ये चैप्टर भी हम लोग का वेब पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत जीरो से। भाई इसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं कवर कर दिया हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस लेवल का पढ़ा दिया हूँ। अगला चैप्टर है आप लोगों का ध्वनि, साउंड। आइए एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं भाई, ये जो चैप्टर है आप लोग का साउंड, ध्वनि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं ध्वनि के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें समझ लीजिए। ध्वनि कह रहा है कि यांत्रिक, मतलब कि यांत्रिक, समझ रहे हो ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है ना, ये यांत्रिक तरंग है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि यह एक जो है यांत्रिक तरंगे है और चलने के लिए, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। यह कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं। ध्वनि तरंग के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में क्या होता है? स्पंद होता है, वाइब्रेशन होता है, और हमें ध्वनि अनुभव होता है। बेसिक बातें हैं। देखो भाई यहाँ पे लिखते हूँ, ध्वनि यांत्रिक तरंगे या फिर ध्वनि जो है ना, यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही प्रकार है। इसलिए ध्वनि तरंगों को संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और ये तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचारित होती है। ध्वनि तरंगे कौन सा तरंग है? तो आप बोल सकते हो यांत्रिक या अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकता है ना। तो अभी मैं वही चीज लिखा हूँ, ये तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में चल सकती है, मतलब संचारित है ना, होती है। वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति, अगर वायुमंडल की अब्सेंट होगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी, तो उसमें ध्वनि संचरण नहीं कर सकता है, मतलब कि ध्वनि निर्वात में, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता है। ये पूछता है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ठोस, द्रव, गैस में तो दोनों चल सकते हैं, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना, निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, बस ध्यान रखना। अब देखो भाई, ध्वनि को ना आवृत्ति के आधार पर, इनके फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, आप सबको पता है। श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। हालांकि ये तो आपने वेव पढ़ा है, वहां पे भी देखा होगा, तो आपके माइंड में सेट हो गया है, कोई बात नहीं। ऑडियोबल वेव हम लोग सुन सकते हैं, मानव सुन सकते हैं। ये है इंफ्रासोनिक वेव और ये है अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब कि श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। अब यहाँ पे देख लो, एक मिनट भी नहीं लूंगा, पर जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। इनकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य, जानवर, बांसुरी, शहनाई, ढोल आदि का ये उदाहरण है। ये जो है अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव, 20,000 से कम फुसफुसाहट जो आवाज होता है ना, ये कहीं ना कहीं इंफ्रासोनिक वेव का उदाहरण है, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, जानवर सुन सकते हैं, है ना। और ध्यान रखें, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है ना, ज्वालामुखी भूस्खलन होता है, उल्का पिंड का उत्पन्न होना, ये सब किसका उदाहरण है? तो इंफ्रासोनिक वेव का उदाहरण है। मानव नहीं सुन सकता, आपको पता होना चाहिए। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो, जिसे मानव नहीं सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, बंदर, ये सब सुन सकता है। तो तीनों थोड़ा सा ध्वनि को ध्यान रखना। ऑडियबल मनुष्य सुन सकता है, ये ऑडियबल है। इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकता है मनुष्य, और अल्ट्रासोनिक को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। सबका ना आवृत्ति ध्यान रखना, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने से कितने पूछ लेता है। चलो आगे बढ़ जाते। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्वनि का गुण क्या होता है भाई। तो जाहिर सी बात है, समान ध्वनि अथवा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियों में 4 विशिष्ट गुण होता है। 4 विशिष्ट गुण होता है। ये कौन कौन सा? तीव्रता, इंटेंसिटी, तारत्व, पिच, प्रबलता, लाउडनेस, और यहाँ पर टिम्बर ना, गुण्यता। तो सबको एक एक करके समझते हैं। तो भाई ध्वनि का तीव्रता ये बताता है कि ध्वनि कितना तेज है। नाम से पता चल रहा है भाई, इंटेंसिटी, तीव्रता। तो सीधे तौर पे बोल सकते हैं ध्वनि कितनी तेज या धीमी है, यह बताती है कि यह एक प्रकार से ध्वनि तरंगों की ऊर्जा को मापता है। और ध्यान, यहाँ से प्रश्न पता है क्या पूछता है कि इसे मापते किस में है? तो डेसिबल में नापा जाता है, ध्यान रखना, डेसिबल में। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वाट मीटर स्क्वायर होता है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, या डेसिबल होता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। ध्वनि की तीव्रता को मापना है तो डेसिबल माइंड में रखिएगा, रट लीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, और 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, ये भी कई बार पूछ लेता है। अब देखो भाई, आप देखे होंगे तारत्व, मतलब कि मेल और पुरुष, है ना, महिला और पुरुष का जो आवाज है ना, मेल और फीमेल का जो आवाज आप देखेंगे ना, तो मेल का आवाज मोटा होता है और
महिला का आवाज़ कहीं ना कहीं पतली होती है, आपको पता होगा। तो ये तारतम्य का ही कमाल है, पिच का ही कमाल है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, कह रहे किसी ध्वनि का पतलापन या मोटापन तारतम्य कहलाता है। तारतम्य की आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी तारतम्य जो है ना ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना ही अधिक ऊंचा होगा, है ना। और आवाज़ पतली होगी तो आवृत्ति कम और तारतम्य भी कम। सिंपल सी फंडा है। तो देखो यहाँ पे पिच को थोड़ा सा समझो। मान लो कि ये ध्वनि का ये लाइन है, तो देखो यहाँ पे अगर आवाज़ पतला होगा ना भाई फीमेल की आवाज़, ये कुछ इस तरीके से इसका बनेगा ऐसे, और आवाज़ मोटा होगा तो ये ऊपर नीचे होगा, इसका ऐसे तारतम्य होगा। तो तीसरा है परबलता। तो परबलता क्या होता है, तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर बोलिएगा कि सर आयाम छोटा, ये आयाम है ना भाई, तरंग की ऊंचाई को आयाम कहते हैं, तो आयाम छोटा तो परबलता कम, और आयाम ऊंचा तो परबलता ज़्यादा। ये तरंग की ऊंचाई है तो ये आयाम क्या है, बड़ा है, तो ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगा, ध्वनि ऊंचा होगा। आयाम कम है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ध्वनि क्या होगा, कम होगा, कम ऊंचाई पर कम। तो इस तरीके से माइंड में रखिएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिख भी दिया डायग्राम पे आप देख सकते हो कि छोटा आयाम पर ध्वनि प्रबलता कम, और बड़ा आयाम पर जाहिर सी बात है लॉर्डनेस होता है, ध्वनि ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिख दिया हूँ, कह रहा है कि प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि जब मंद हो तब उसकी प्रबलता कम होती है, जाहिर सी बात है होगा, परंतु तीव्र ध्वनि की स्थिति में प्रबलता अधिक होती है। तो एक लाइन यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यदि ध्वनि तरंग का आयाम, जो आयाम को ना इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अगर ध्वनि तरंग की आयाम छोटा हो तो प्रबलता कम होगा, अधिक लिख दिया यहाँ पे, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कम होगा, कम होगी। यदि ध्वनि तरंग की आयाम बड़े हो तो तीव्रता मतलब लॉर्डनेस ज़्यादा होगा। और इसे किस में नापा जाता है, तो भाई जाहिर सी बात है डेसिबल में, बस ध्यान रखना। अगला है चौथा जो लास्ट है गुणता, जिसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं इंग्लिश। अच्छा, ध्वनि का प्रश्न पूछता है कि ध्वनि का रंग किसे कहा जाता है, तो इसी गुणता को ध्वनि का रंग कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, पूछता है। क्योंकि गुणता ना ध्वनि का अलग अलग गुण बताता है। सीधे तौर पर आप बोलिएगा कि ध्वनियों के बीच का अंतर जो हम लोग कर पाते हैं ना, कौन सा बांसुरी की आवाज़ है, कौन सा मनुष्य की आवाज़ है, कौन सी बकरी की आवाज़ है, कौन सी भेड़ की आवाज़ है, ये टिम्बर के कारण से ही पता कर पाते हैं। ठीक है, तो टिम्बर समझ लिया, गुणता समझ लिया। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि भाई दो ध्वनियों के बीच में अगर अंतर पता करना है तो आप किससे पता कर सकते हो, गुणता से पता कर सकते हो, टिम्बर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि यह दो ध्वनियों के बीच का अंतर बताता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग वाद्य यंत्र है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको उसका ध्वनि पता करना है, तो इससे ही हम लोग पता करते हैं, गुणता से पता करते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था गुणता टिम्बर क्या होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे अगर आपको आवाज़ का फर्क पता करना है तो टिम्बर होता है, आपने पता कर लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है जो कि बहुत पूछता है ना, कि जैसे साधारण बातचीत का जो आवाज़ होता है ना, कितने डेसिबल तक होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये 30 से 40 डेसिबल देता है। तेज बातचीत अगर बोला जाए, वही शोरगुल जब होता है ना, बहुत ज़्यादा साउंड आता है, तो ये 80 डेसिबल होता है। थोड़ा सा तेज बात मतलब कि ये साधारण बातचीत है जिसमें कितना होता है 50 से लेकर 60 डेसिबल, और तेज बातचीत में कितना होता है इनकी वॉइस की क्वालिटी, तो ये अधिक होता है, मतलब कि 80 डेसिबल से अधिक होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछता है, पता है क्या, पेड़ पौधा और पत्तों का जो आवाज़ होता है ना, आप देखेंगे पत्ता हिलता है तो वो भी आवाज़ करता है, तो वो कितने डेसिबल तक रहता है, तो ये 10 से लेकर ना 20 डेसिबल तक रहता है। पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। सायरन, पुलिस का जो सायरन होता है ना, पुलिस गाड़ी में लगा रहता है, एम्बुलेंस में लगा रहता है, उसका आवाज़ आप देखेंगे तो कितने डेसिबल तक रहता है, तो 110 से लेकर 120, ये पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। जेट विमान का जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना डेसिबल तक इसका आवाज़ रहता है, तो 140 से लेकर 150 तक। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, आप सबको पता ही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। ये कौन कहता है, तो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ठीक, चलिए अगला है यहाँ पे 75 डेसिबल, 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक होता है, नहीं बोलते कि ध्वनि प्रदूषण हो गया, यही है। अगला यहाँ पे 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि, जो बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, बहुत ज़्यादा जिसमें शोर होता है, वो 80 डेसिबल से अधिक होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला लाइन देख लीजिए, ध्वनि के चाल के आधार पर विभाजन। देखो भाई, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, मैं मेंशन करता हूँ। ध्वनि की चाल वायु में अभी आपने देखा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और ध्वनि वायु में 1 सेकेंड में 332 मीटर चलती है। तो इसके आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका, सुपरसोनिक, सॉरी ये सबसोनिक है, सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक है। अंतर क्या है, तो सुपरसोनिक हम लोग किसे कहेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हो जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो, वस्तु की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल से कम होगा, उसे हम लोग सुपरसोनिक कहेंगे, बस इतना ध्यान रखना। तो किसका चाल होता है, जैसे वायुयान, मतलब किसका ध्वनि होता है, ये तो वायुयान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब सोनिक मिसाइल हो गया, तो इसकी ध्वनि ये होता है। अब यहाँ पे पूछता है कि सुपरसोनिक क्या है, मन में तो क्वेश्चन आएगा। तो सुपरसोनिक के लिए ध्यान रखिएगा, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। अब यहाँ पे वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक, मतलब कि सुपरसोनिक हो रहा है ना, तो बस ध्यान रखना। अगला है भाई हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होता है भाई, तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब वस्तु की चाल, इस लाइन को देखिएगा, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितना, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक हो। अब ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरसोनिक। तो ध्वनि का चाल कितना है, तो आप ये कह सकते 332 मीटर पर सेकेंड है ना, इसका 5 गुना कर दो, तो ये हाइपरसोनिक हो जा रहा है। और यहाँ से प्रश्न पूछता है, जैसे सूर्या मिसाइल है, मिसाइल सबका जो आवाज़ होता है ना,
खासतौर ये सूर्या मिसाइल का, तो ये हाइपरसोनिक है। जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइल रहता है तो उसके लास्ट में हाइपरसोनिक लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब आपको देख लीजिएगा। मैक संख्या अभी जरूरत नहीं है भाई, आप चाहो तो देख सकते हो मैक। अच्छा हाँ, यहाँ से नॉमिकल पूछता है तो कई बार पूछता है कि मैक संख्या भाई होता क्या है। तो एक्चुअली मैक संख्या में अगर आप देखेंगे तो किसका, तो मिसाइल, लड़ाकू विमान हो गया, ये सब की जो चाल होता है ना, इसे हम लोग मैक संख्या में दर्शाते हैं। तो नॉमिकल यहाँ पे पूछ लेता है कई बार मैक संख्या से। तो मैक संख्या बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो वस्तु की चाल को भी से दर्शाते हैं और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को सी से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ, कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल कितना है, 664 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी मैक संख्या क्या आपको ज्ञात करना है। तो यही फॉर्मूला लगा देना है कि मैक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, है ना। मैक संख्या बराबर हो जाएगा वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। तो वस्तु की चाल कितना है 664 बटे आपको ध्वनि की चाल कितना है वातावरण में, तो 332 मीटर पर सेकंड, काटापीटी कर दो, 2 मैक संख्या हो जाएगा। बाकी ये भी आप निकाल सकते हो। एक दो क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि ध्वनि के चाल के प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, माइंड में रखिएगा। ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो दाब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बार बार पूछता है, रट लीजिए। तो ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। किसका, ध्वनि के चाल पर किसका प्रभाव, तो इनके दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइंड में रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे। अब देखो घनत्व तथा प्रत्यास्थता, डेंसिटी एंड जो है ना इलास्टिसिटी, यहां से भी प्रश्न पूछता है। तो ये क्या कहता है कि ध्वनि तथा प्रत्यास्थता का ध्वनि के चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सही सुन रहे हैं, ये दोनों का ध्यान रखना। डेंसिटी और इलास्टिसिटी महत्वपूर्ण है। तो क्या बोल रहा है कि घनत्व का, मैं बोल रहा हूँ घनत्व तथा प्रत्यास्थता का ध्वनि के चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे, तो देखो इलास्टिसिटी बढ़ाने पर, मतलब कि प्रत्यास्थता को बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। दोबारा सुनिए, अगर यहाँ पे लिख ही देता हूँ, प्रत्यास्थता अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा, रट लीजिएगा। अब कह रहा है कि अगला जो प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी, डेंसिटी को घनत्व कहते हैं भाई, ध्यान रखना, और प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी कहते हैं। मैं उल्टा बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है और प्रत्यास्थता घटने पर ध्वनि की चाल घटती है। तो प्रत्यास्थता घटेगा तो चाल भी घटेगा, ध्यान रखना, प्रत्यास्थता घटेगा तो चाल भी घटेगा। ये दोनों बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहां से भी प्रश्न आता है भाई। देखो आर्द्रता तथा ध्वनि की चाल में सीधा संबंध होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि आर्द्रता में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बरसात के बाद आपने देखा होगा, बरसात के मौसम में, बरसात के बाद ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कारण क्या है, आपने देखा कि आर्द्रता में ह्यूमिडिटी जब रहता है ना तो ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, क्योंकि माध्यम का सपोर्ट उसको ज्यादा मिलता है। इसी कारण वर्षा होने के बाद ध्वनि तेज सुनाई देता है। आप सबको पता होना चाहिए, जस्ट वर्षा होगा उसके बाद जो ना, क्योंकि मौसम साफ हो जाता है ना, तो आराम से ये चीज माइंड में रखिएगा। अब तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे भाई, ये सारी चीजें सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। गलती मत करिएगा, एग्जाम हॉल में मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो टाइम निकाल के, एक एक मिनट अभी कितना कीमती आप समझ ही रहो, और इसमें टाइम निकाल के हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो रट लो सबको। और एक एक चीज़ तो समझा देते हैं बच्चों वाले, दूध पीने वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा, एक एक शब्द समझा देता हूँ। तो अब नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा। अगला यहाँ पे तापमान, टेम्परेचर, इसको समझो, टेम्परेचर आखिर क्या है और ध्वनि से इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पे लिखा हूँ, तापमान तथा ध्वनि की चाल में समानुपातिक संबंध होता है। समानुपातिक संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समानुपातिक संबंध होता है। तापमान बढ़ाने पर, समानुपातिक संबंध में क्या होता है कि एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना। मान लो कि यहाँ पे दो व्यक्ति खड़ा है, तो ये व्यक्ति बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना, तो 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। ये भी कई बार पूछ देता है, तो अगर आपसे नॉमिकल पूछा जाए तो बना लेना, अभी मैं नॉमिकल नहीं पढ़ाऊंगा। अब अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही नाम से पता चल रहा होगा। हालांकि हम लोग जो अभी लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, तो ध्वनि क्या बात जाएगा, पहाड़ों में ये होता है। आप देखोगे पहाड़ में जाओगे, सिट्टी बजाओगे, तो आप सिट्टी बजाते हो तो उधर से भी रिटर्न हो जाता है। तो मतलब कि ध्वनि जाके और टकरा के पुनः जो है फिर से उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो एक मान लो कि यहाँ से ध्वनि गया, यहाँ से टकराया, फिर से वापस चला गया, तो रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो वही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकरा कर पुनः जो है अपने अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अब अगला है यहाँ पे इको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इको। अच्छा, इको क्या होता है भाई, देख लो। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा ध्वनि का क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ध्वनि टकरा के आता है ना वापस, तो वही इको होता है। आपने सुना होगा इको वाला माइक का आवाज सुने होंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं यही है। अच्छा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि ये जो है ना, ये वाला प्रतिध्वनि, मतलब कि इको को स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम कितना, 1.6 मीटर, लगभग कितना, 17 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। ध्वनि का प्रभाव कान पर जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, 10/1 सेकेंड तक, मतलब कि 0.01 सेकेंड तक हो रहता है, ठीक है ना।
इतने सेकंड तक कान पर प्रभाव रहता है ध्वनि का, ध्यान रखिएगा। अब देखो आपने लाइट में भी ये पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है ना, अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है, मतलब कि ध्वनि तरंगों का अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पे इस लाइन को देख लो, कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश पर ध्वनि तरंगे का अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाना, क्या हो कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन, सॉरी परावर्तन बोला, ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। बस इतना लाइन में ध्यान रखिएगा, बाकी आप इसे देख लेना, आपको पता होना चाहिए ये कैसे होता है। जैसे दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अत्यधिक दूर तक सुनाई देती है, तो ये इसी के कारण से, अपवर्तन के कारण से ही, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि देख सकते हो ये एयर माध्यम है और ये वाटर माध्यम है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा मैं आपको बता ही दूं क्या, यहाँ पे देख सकते हो ध्वनि का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है। ध्वनि का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है, इसलिए विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों में ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तनांक या अपवर्तन अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो एयर में ध्वनि का चाल अलग होगा और वाटर में अलग होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कायदे से। अब यहाँ पे ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या होता है। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हो ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ये क्या होता है जरा सा देख लो। एक सीधा सा उदाहरण देगा कि भाई दो व्यक्ति है, अलग अलग कमरा में बैठा है, मान लो कमरा ए है, कमरा बी में व्यक्ति बैठा है, एक दूसरे को तो नहीं देख पाओगे लेकिन ये ध्वनि इनका सुनाई देगा, तो ये विवर्तन के कारण से ही होता है। बस इतना ध्यान रखना, लिख दिया यहाँ पे, कह कि विवर्तन के कारण ही हम दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को तो देख नहीं सकते हैं लेकिन एक दूसरे को ध्वनि को सुन सकते हैं, है ना। ये विवर्तन के कारण से ही होता है। पूछता है बहुत क्वेश्चन, ये भी आप एक बार देख लेना। ये अनुरणन क्या होता है, एक बार देख लो, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। रीवेवरेशन, रीवेवरेशन मतलब कि कुछ देर तक सुनाई देना, जिसे हिंदी में अनुरणन कहते हैं। पूछ देता है, पता है प्रश्न क्या पूछेगा कि भाई सिनेमा हॉल में ध्वनि बंद होने के बाद भी कुछ देर तक सुनाई देता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये रीवेवरेशन का ही उदाहरण है। बस इतना ध्यान रखना, पूछ लेता है इसी लाइन से क्वेश्चन। ये अगला जो आप देख सकते हो, अनुनाद क्या होता है, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, क्या है अनुनाद। रिजोनेंस, रिजोनेंस किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं किसी कंपन कर रही वस्तु पर उसी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का बाह्य बल लगाया जाए तो उसके कंपन का आयाम, आयाम क्या होता है ना, ये वाला तरंग की ऊंचाई को आयाम कहते हैं ना भाई, तो आयाम अधिक बढ़ जाए तो उसे अनुनाद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, प्रश्न पूछ लेता है, तो बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान कांच की खिड़कियों का कंपन किसके कारण से होता है, तो ये अनुनाद का ही अच्छा उदाहरण है। एक आप देख लो, सैनिक को पुल पार करते समय कदम ताल करने नहीं दिया जाता है क्योंकि अनुनाद उत्पन्न होगा तो पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। अब यहाँ पे डॉपलर का प्रभाव से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या होता है जरा सा देख लो। अब देखो डॉपलर प्रभाव से क्या प्रश्न पूछेगा कि किसी स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले दूर से ही सीटी बजा दी है तो यात्री को लगता है कि ट्रेन नजदीक आ गई है ना, तो ये किसका प्रभाव है, तो ये डॉपलर के प्रभाव के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब ट्रेन हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े किसी यात्री की तरफ आती है तो उसकी आवाज़ बढ़ती हुई तीव्रता, मतलब कि अधिक आवृत्ति के साथ सुनाई देती है। और आप देखेंगे विपरीतता, जब ट्रेन दूर जाती है तो उसकी आवाज़ की तीव्रता घटती हुई प्रतीत सुनाई देती है ना। तो ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है, माइंड में रख लीजिएगा। और ये कुछ बेसिक बातें हैं भाई, आपको ऑलरेडी दे दिया हूँ नोट्स, वहाँ से जाकर रिवीजन कर लेना। इस लाइन को देख लो, क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की तरह प्रकाश तरंगे भी डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करती है। पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, किंतु प्रकाश का वेग बहुत अधिक होने के कारण इस प्रभाव का अनुभव नहीं किया जाता है। लाइन अच्छा है, माइंड में रखिएगा। अब देखो ये भी लाइन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के निकट आती हुई ट्रेन की ध्वनि उसकी बढ़ती हुई तीव्रता को दर्शाता है, तो उसी प्रकार जब कोई तारा, स्टार मतलब कि स्टार समझ लो ना, लाल तारा मतलब कि तारा जो है लाल रंग की ओर विस्थापित होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है किंतु आवृत्ति घट जाती है। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है और वह तारा हमसे दूर जा रहा होता है, समझ रहे हो ना। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रश्न और पूछता है, जब कोई तारा बैगनी रंग की ओर विस्थापित होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ घट रहा होता है। जब उसकी आवृत्ति बढ़ती है तब उस तारा का, एक मिनट ये थोड़ा सा लाइन में मिसिंग है, सही कर लेना। जब उसकी आवृत्ति बढ़ती है अतः वह तारा करीब आ रहा होता है, ठीक है, नहीं गलती नहीं है। तो ये ध्यान रखना, नोट वाले चीज, डॉपलर प्रभाव के अनुसार समीप आ रही वस्तु की आवृत्ति बढ़ती है जबकि दूर जा रही वस्तु की आवृत्ति घटती है। बस एक लाइन आप माइंड में रखिएगा, काम हो जाएगा। तो अगला जो चैप्टर है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है प्रकाश, लाइट। अब यहाँ पे देखो प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश मेन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, आपको पता होना चाहिए, और प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के परिकिरण और प्रकाश का विवर्तन, यहीं से क्वेश्चन आता है भर भर के। और आइए एकदम कम समय में रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो प्रकाश क्या है, तो सीधे तौर पर आप बोल सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में संचारित होता है। कौन से तरंग के रूप में, तो आप कहिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है।
प्रकाश एक ऊर्जा है, आप सबको पता है, जो खुद जो है अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को क्या करता है, वो दृश्यमान बनाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, आप ये बता दो भाई कि प्रकाश की प्रकृति और उसके गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम लोग प्रकाश की या इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ये जो मैं लाइन बोला हूँ प्रकाश के गुण, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो प्रकाश ना क्या करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में स्ट्रेंथ लाइन में गतिमान होता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण आप देखेंगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है इसी गुण के कारण, जैसे भौगोलिक परिघटनाएं होती है। एक लाइन और ध्यान रखना, प्रकाश एक तरंग, दोबारा सुनिए, प्रकाश एक तरंग तथा कण की दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है। आप सीधे तौर पर बोल सकते हो कि प्रकाश ना किसके, तो एक तरंग के रूप में भी काम करता है और एक कण के रूप में भी। तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हो कि प्रकाश ना एक कण के रूप में काम करेगा, तो आपको देख सकते इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और वेव के रूप में तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। अब एक प्रश्न और पूछता है कि भाई प्रकाश का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना एक विद्वान थे, जर्मन के थे, इसका नाम था हाइगेंस ने। कब दिया था, तो 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस नाम है भाई, जर्मन के है। प्रकाश देखो आप सबको पता है कि एक तरंग के रूप में चलता है, और प्रकाश तरंग क्या है भाई, इसे रट लीजिएगा, तो अनुप्रस्थ है भाई, अनुप्रस्थ है ना। प्रकाश क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ वेव वाला चैप्टर। और एक लाइन अभी मैं कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि कंपन के कणों के दिशा के आधार पर तरंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अनुप्रस्थ तरंग जो चलता है आपको पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से इसका संचरण होता है, ऐसे ऐसे करके वो चलता है भाई। और वहीं जो आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आपने देखा था ना, मैंने स्प्रिंग सब का एग्जाम्पल दिया था ना भाई, इस तरीके से आपको चलते हुए दिखाई देगा, है ना। ये है क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल में अनुदैर्ध्य तरंग इस तरीके से। न्यूटन कणिका सिद्धांत क्या कहता है, तो कह रहे न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश का निर्माण छोटे छोटे प्रत्यास्थ और हल्के कणों से होता है, जिन्हें कणिका कहा जाता है। बेसिक से बात है, माइंड में रखिएगा, इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ। अब एक चीज यहाँ से और ध्यान रख लीजिएगा, कह रहे कि जब किसी कणिकाएं जब यह कणिकाएं, मतलब ये न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वही कहता है कि जब यह कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती है, तब हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, ये आप सबको पता है। तो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती है, ये भी लाइन थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। और आपको पता है प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, तो ध्यान रखना। तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ध्वनि में मैंने क्या बताया कि ध्वनि को क्या चाहिए, तो उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे, वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है। तो निर्वात समझ रहे हो ना, जहाँ पे वातावरण नहीं होगा, जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा। तो कह रहे कि प्रकाश सीधी रेखा पर चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। और ध्यान दे, प्रकाश कौन है भाई, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है ना, मैंने आपको बोला ना अनुप्रस्थ तरंग है कि पूछता है, लेकिन आपको ये दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे करता है, लेकिन जूम करके दिखेगा ना, तो भाई कहीं ना कहीं ये कौन सा तरंग है, तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है भाई, है ना, ट्रांसवर्स वेव है ना, इस तरीके से प्रकाश चलता है, लेकिन आपको ऐसे दिखेगा ऐसे करके, वही चीज लिखा, प्रकाश सीधी रेखा पर चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होगा, है ना, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये है अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है प्रकाश, गलती मत करिएगा। अब देखो वेवलेंथ को देख लो, क्या कहता है, किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं। आपने देखा है ना, मैंने बोला था ना कि ये वेवलेंथ है वे, और लैम्डा से इसे सूचित करते हैं, आपने पहले भी पढ़ चुका है। ये 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच की दूरी, ये तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है। अब यहीं पे एक बार लगे हाथ देख लो भाई, पूछ लेता है क्वेश्चन, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अदीप्त वस्तु क्या होता है, पारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, सॉरी अर्ध पारदर्शी है ये, और ये अपारदर्शी क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा। तो ये क्या है भाई, लुमिनियस बॉडी क्या होता है, ये क्या हो रहा है, नॉन लुमिनियस बॉडी क्या होता है, ये है ट्रांसपेरेंट, है ना, पूरे दिखेगा। और ये जो आप देख सकते हो अर्ध पारदर्शक, ये ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा बहुत दिखेगा। और ये आप सबको पता है कि अपारदर्शक वस्तु है ना, एपिक बॉडी है, ये पूरे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये तो भाई आसान है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, जरा सा देखो, लुमिनियस बॉडी नाम से पता, जैसे इसका उदाहरण क्या है, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये क्या है, लुमिनियस बॉडी है ना। अगर एक ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, तो जिनके पास खुद का प्रकाश होगा, तो उसे हम लोग लुमिनियस बॉडी या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो इसका मेन एग्जाम्पल है चंद्रमा। पूछता है नॉन लुमिनियस, तो जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तु अदीप्त वस्तु कहलाती है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हमारे आसपास की वस्तु जो भी है सब अदीप्त है, चंद्रमा भी अदीप्त है, ठीक है ना। तो ये हमारे आसपास की जितनी भी वस्तु है ये अदीप्त है, नॉन लुमिनियस बॉडी है, रोशनी में ही दिखाई देगा, मतलब कि उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये अगला है, यहाँ पे देख सकते हो पारदर्शक वस्तु, ट्रांसपेरेंट में, तो जाहिर सी बात है भाई ट्रांसपेरेंट क्या होगा, तो जैसे कांच क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकलती है, पारदर्शक अलग, जैसे कांच, है ना, समझ रहे हो। नेक्स्ट है ये अर्ध पारदर्शक, ट्रांसलूसेंट बॉडीज है, तो ऐसी वस्तु जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग बाहर निकलता है, तो अर्ध पारदर्शक नाम से पता चल रहा होगा। ये एग्जाम्पल है
तेल से भिंगा हुआ कागज देखोगे ना तो ये इसी का उदाहरण है। अपारदर्शक में क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। मान लो कि आप किसी घर रूम में बैठे हो, दूसरे रूम के व्यक्ति को नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल इसका पत्थर, ईंट, बालू, ये अपारदर्शक है। अगला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, देखो भाई मान लो कि चिकनी सतह है, तो प्रकाश इधर से आया, चिकनी सतह पे टकराया, टकराने के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे आया वैसे लौट गया। ये आपतन किरण, आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो जैसे आया, चिकनी सतह पर टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट गया, तो यही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, मतलब जो किरण आ रहा है उसे आपतित किरण कहेंगे। आ रहा है तो आपतित किरण, जो जा रहा है उसे परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब होता है, बीच वाला है ना, ध्यान रखिए। तो ये दोनों बराबर होता है, जरा सा देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है घुमा फिरा के, है ना। ये मान लो कि चिकनी सतह है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो ये दोनों का बीच का जो कोण होता है ना, ये बराबर होता है, ये एक दूसरे के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। मान लो ये 10 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये भी 10 डिग्री का होता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण का कोण बराबर होता है, और ये बीच वाला अभिलंब होता है, ध्यान रखना। ये आपतित किरण और परावर्तित के बीच में जो रहता है ना, ये सीधा, उसे अभिलंब कहते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, कह रहा है कि अब ये आपतित किरण क्या होता है, इंग्लिश में इंसिडेंस रे कहते हैं। तो कह रहा है कि स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। मैंने अभी आपको बोला, ये मान लो कि चिकनी सतह है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो बीच वाला है ये अभिलंब है। तो आपतित किरण को आई से दर्शाते हैं, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आपतित किरण को आई द्वारा, स्मॉल आई से दर्शाते हैं, है ना। और ये परावर्तित किरण है, आपको पता होना चाहिए ये, और इसे आर से दर्शाते हैं, आर से। ये अभिलंब है जिसे एन से दर्शाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो हालांकि मैं यहाँ पे लिख दिया, परावर्तित किरण क्या होता है, रिफ्लेक्टिव रे क्या होता है। तो कह रहे कि परावर्तन के बाद आने वाली, सॉरी आने वाली नहीं, जाने वाली होना चाहिए, जाने वाली है। तो परावर्तन के बाद जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये बोला है ना, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, और दोनों का बीच का कोण क्या कहलाएगा, तो परावर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो कह रहा है कि परावर्तित किरण को आर से, स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। अभिलंब क्या होता है भाई, तो परावर्तित किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाले काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो अभी आपने देख लिया। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, परावर्तन कोण। क्योंकि मैंने बोला ना कि मान लो कि चिकनी सतह है, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए, इधर से आपतित किरण है, मान लो कि आपतित किरण है, ये चिकनी सतह, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, मतलब कि किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, बीच में जो है अभिलंब है, दोनों को बराबर हिस्से में बांट रहा है। तो ये कोण जितना होगा वही कोण इतना होगा, मतलब कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। वही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्वेश्चन यहाँ से नॉमिकल भी पूछ लेते कई। चलो एक क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो। तो आप कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, ये मान लो कि ये चिकनी सरफेस है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, जो आ रहा है तो आपतित और जा रहा है परावर्तित, ये अभिलंब है। तो ये कोण कितना बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि 30 है ना, बोला ना कि आपतित किरण 30 डिग्री का कोण पर एक किरण आपतित होती है, मतलब कि ये 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे बात है ये 30 डिग्री का बनाएगा आपतित, तो परावर्तित भी 30 का होगा, दोनों बराबर होता है एक दूसरे का। तो 30 + 30 कर लो 60, ये तो आंसर हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बहुत पूछता है, करेक्ट, एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह किस कोण के साथ परावर्तित होगा, बहुत पूछता है। देखो ये तल क्या होता है, देखो ये चिकनी सतह है, तो यही तल हो गया, ठीक है ना। तो ये अभिलंब है, जाहिर सी बात है अभिलंब है। तो आप सबको पता कि टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा ना भाई। तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब के बीच में कौन सा कोण आता है भाई, एक मिनट जरा सा देख लो, सॉरी अभिलंब के बीच में बोल रहा हूँ, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होता है ना, ये अभिलंब है। तो ये जाहिर सी बात है, ये टोटल कितना होता है, ये टोटल कितना होता है, तो आपको सर ये टोटल 180 डिग्री का होता है। तो इसका आधा करेंगे तो ये 90 डिग्री इधर हो जाएगा, ये 90 डिग्री कोण इधर बनाएगा, 90 इधर बनाएगा। तो ये तल का बात कर रहा है। तो ये आप देखो, आप क्वेश्चन बनाओ क्या कर रहा है, एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है और यह किस कोण के साथ परावर्तित होगा। तो परावर्तित किस कोण के साथ होगा ये पूछ रहा है। तो आप ऐसे करो, टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होता है आपको पता है। तो तल के साथ कितने का कोण बना रहा है, तो 35 का बना रहा है, तो ये 35 का बना रहा है तल के साथ 35 का। तो अब 90 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 90 में से 35 चला गया, तो अब तो इधर कितना बचेगा, 55 डिग्री बनेगा। तो इधर 55 बनेगा, कौन सा है ये, तो आपतित कोण बना रहा है 55 का, तो परावर्तित कितने का होगा, 55 डिग्री का ही होगा। कुछ था, कुछ नहीं है भाई। चलो अब यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन को देख लो एक बार, प्रकाश के अपवर्तन को देख लो। ये रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। अब ये लाइन को देख लो, बहुत पूछ लेता है, कह रहा है कि जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, किंतु उसकी आवृत्ति जो है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछता है ना, विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। देखो भाई, यहाँ पे जो नजदीक वस्तु है ये विरल है, और जो दूर वस्तु जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दूर वस्तु आपको दिख रहा होगा, ये विरल है ना। और जो नजदीक वस्तु है तो ये सघन है, तो नाम से पता चला सघन में नजदीक होगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो जो वातावरण में है चीजें तो वो विरल में है, और जो पानी में है सघन में, ऐसे माइंड में रख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं याद रखने का। तो कह रहे हैं, जरा सा देखो भाई, तो कह रहे कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना। तो देखो भाई, ये विरल है, ये मान लो ये सतह है, और ये मान लो कि ये पानी है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पानी है, और ये जो है वातावरण है। तो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, देखो विरल से आ रहा है और पानी में प्रवेश कर रहा है, तो ये सघन हो गया, ये वाला हिस्सा सघन हो गया। तो यहाँ से पे लाइन भी लिख दिया हूँ, कह रहा है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना। तो ये दोनों अलग अलग बात है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, यहाँ पे सघन से विरल में जा रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब कि पानी से इधर बाहर जा रहा है, और इधर जो है बाहर से पानी में जा रहा है वस्तु, इस तरीके से माइंड में रखिएगा। अब दोनों में क्या कंडीशन होता है, जरा सा देख लो। करें कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या होता है आपको पता है ना। मान लो कि ये चिकनी सतह है, सपोज दैट, तो ये अभिलंब है ना। ये क्या हो रहा है, सीधा हो जाओ ना, ये एक मिनट, ये चिकनी सतह है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ये विरल से हो रहा है, विरल से जा रहा है, तो ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाके क्या करेगा भाई, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो इस लाइन को माइंड में रखिएगा। प्रश्न पूछता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर वाला विरल, नीचे वाला सघन। अगला यहाँ का कह रहा है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब कि पानी से हवा में जाती है तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। मान लो कि ऊपर में पानी है ना, ये मान लो कि इधर पानी है, तो ये सघन है, ये पानी है इधर, और इधर हवा है, और ये क्या है भाई, तो आपको एक अभिलंब है, तो इधर जाना चाहिए। तो देखो अभिलंब से दूर हट रहा है, यहाँ पे दूर हट रहा है, तो यहाँ पे दूर हट रहा है, और यहाँ पे अभिलंब के नजदीक जा रहा है। तो बस ये दो ही कंडीशन होता है, बहुत रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में माइंड में रखिएगा। तो अब एग्जाम्पल में, आपकी परीक्षा में इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है। तो परीक्षा में इसके एग्जाम्पल से क्या क्वेश्चन पूछता है, जरा सा देख लो भाई। क्वेश्चन पूछता है कि पानी से भरे, 2 बार भरे है, कोई बात नहीं, बार काट दो। तो पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का जो है ना कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा, तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। सिक्का एक्चुअल में है यहाँ पे, लेकिन देख सकते हो आपको दिखा दे रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन रियल में सिक्का यहाँ पे है। कुछ एग्जाम्पल देख लो, पानी में जैसे अंदर में, पानी के अंदर मछली है, तो रियल में मछली जो है रहता यहाँ पे है, लेकिन दिखाई थोड़ा सा ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत आपको दिखता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में। तो इस लाइन को देख लो, कह रहा है कि वायुमंडल में वायु का घनत्व अलग अलग परतों में पाई जाती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तब उसका विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तन होते रहता है, क्योंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती है, इसलिए यह महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, तो अपवर्तन का ही उदाहरण है। पूछता है रिफ्रैक्शन का उदाहरण है, फ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का नहीं, रिफ्रैक्शन का। जैसे सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में डूबी हुई पेंसिल तिरछा दिखाई पड़ता है, तो ये भी रिफ्रैक्शन का अपवर्तन का उदाहरण है। बस ये फ्रेंड्स, एक है आपका ना क्रांतिक कोण। ये थोड़ा सा आगे भी हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको काम आएगा। ये क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो देखो आप सबको पता है कि ये मान लो कि सरफेस है, ठीक है ना, और ये जो आप है, मान लो कि ये सघन माध्यम है, पानी वाला है, पानी को हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और ये आप सबको पता है कि ये अभिलंब है। तो आप सबको पता है कि अगर सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरणें विरल में जाता है, मतलब कि पानी से हवा में जाता है, तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटता है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपतित किरण है, तो इसे हम लोग जैसे जैसे इधर लेते जाएंगे ना, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग इसे बढ़ाते जाएंगे, ये वाला कोण को बढ़ाते जाएंगे ना,
ये वाला कोण को बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा, आपको पता होना चाहिए, बढ़ते बढ़ते मान लो कि यहाँ पे चला जाएगा तो एक समय ऐसे आएगा कि भाई ये एकदम इनके सरफेस से गुजरना शुरू कर देगा ना, ये आपतित किरण सरफेस से गुजरना शुरू कर देगा। तो ये क्या कर देगा भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो यही क्रांति कोण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसे बढ़ाते गए तो एक समय ऐसा है कि भाई अब इसी सरफेस से एकदम गुजरने लगा। तो गलती मत करिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं ना। तो क्रांति कोण किसे कहेंगे, आप कहिएगा सर ये तो सिंपल सी है, ये अभिलंब है, ये सरफेस है, तो और ये क्या है भाई, मान लो कि आपतित किरण है। अरे भाई आपतित किरण है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई, चलो ये क्या है भाई, अभिलंब है, ये सरफेस है और ये आपतित किरण है। तो आप सबको पता है कि भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरणें जाता है तो ये अभिलंब से दूर हटता है ये आपतित किरण। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपतित किरणों को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि ये क्या करेगा, इसी सरफेस से टकराएगा, है ना। यहाँ पे मान लो कि एक कंडीशन ऐसा आएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो इसी सरफेस से टकरा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना लेता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रांति कोण। बेसिक सा बात है भाई। तो चलो आगे कहता है, जरा सा देख लो भाई। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन कोण के मान कितना, तो 90 डिग्री होता है, तो क्रांति कोण कहलाता है। अभी आपने समझ लिया, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या होता है, 1/sin सी होता है, और sin सी जो होता है ये, सॉरी सी जो होता है ये क्रांति कोण होता है। तो प्रश्न भी यहाँ पे पूछा गया है, पूछ लेता है कई बार, ये पूछा गया क्वेश्चन ही है। अगर किसी पदार्थ का क्रांति कोण 30 डिग्री है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, तो म्यू बराबर, ये म्यू है, म्यू बराबर 1/sin सी होता है। तो sin सी, तो सी का मान कितना है, 3 है, 30 है, आपको पता है, सवाल में ही दिया हुआ है। और sin 30 का मान कितना है, 2 होता है, और एक ऊपर में ही है तो 1/2 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो अगला यहाँ पे देख लो, क्या नाम है इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पहले यहाँ पे देख लो। तो ये क्रांति कोण है भाई, एक मिनट, ये चिकनी सरफेस है, ये सरफेस है, और ये सघन माध्यम है, नीचे वाला मान लो सघन, मान लो कि इधर पानी है। तो ये क्रांति कोण मैंने आपको बताया था ना कि भाई क्रांति कोण क्या होता है। तो ये अभिलंब है, ये सीधा वाला जो अभिलंब है, और ये कौन सा किरण है भाई, एक मिनट, ये आपतित किरण है ना। तो सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, आपको पता होना चाहिए किरणें। तो क्रांति कोण में क्या कंडीशन होता है भाई, इसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसे आता है तो भाई ये जो है चिकनी सरफेस पे ही टकरा जाता है और इसी पे चलना शुरू हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बन जाता है ना, ऐसे बन जाता है ना, ऐसे। तो ये क्रांति कोण होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्रांति कोण का क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। तो जब बढ़ाएंगे, इसे और बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से जो है ना, ऐसे निर्माण कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे जैसे भी क्रांति कोण को हम लोग बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पे इधर गया, है ना, यहाँ पे जा रहा है, तो वैसा ही उसी एंगल पे जो है क्या हो रहा है भाई, लौट रहा है। एंगल नहीं कर सकते हो, उसी माध्यम में बोल सकते हो, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वहाँ पे वापस लौट रहा है, यहाँ से गया टकराया और वापस लौट रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, टोटल, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पे समझो क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, है ना, नहीं कर पाता। आपने देखा ना, यहाँ पे ऐसे विरल में जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, सघन में ही रह जाता है, जा रहा तो जैसे गया वैसा ही लौट गया, तो नहीं करती, बल्कि यहाँ पे देख सकते हो, बल्कि पूर्णतः परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही हो जाती है। तो इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मैं आपको बता भी दिया हूँ, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, ऐसे मान सकते हो। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब यहाँ से प्रश्न इसके एग्जाम्पल से पूछता है, जैसे हीरे का चमकना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, पानी में परख नली चमकीली दिखाई देना, प्रकाशिक तंतु, है ना, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ध्यान रखना। एक प्रश्न और रहता है भाई, आपको पता होना चाहिए, रेगिस्तान में मृचिका का दिखाई देना, रेगिस्तान में पेड़ है, माफी चाहता हूँ, पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक, मतलब कि एंडोस्कोपी होता है ना, तो आप सबको पता है, यह भी जो है इसी पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। पूछता है, देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अगला लाइन है, अगला पॉइंट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसे देख लो। तो वर्ण विक्षेपण तो आप सबको पता है, कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो परावर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों, मतलब कि रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इसे प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण या स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो देखो भाई, ये ना पूछता है क्वेश्चन 1900 नहीं बल्कि 1666 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं, और यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कुछ देर पहले भी आपने देखा था। तो यहां पे आप देख सकते हो, एक लाइन और यहां से ध्यान रखना कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो है ना,
सबसे कम और लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होता है, बहुत पूछता है, वेवलेंथ जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अब देखो, कई बार पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, विक्षेपण में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर झुकता है, तो भाई सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे बैगनी झुकता है ना। यहाँ पे आप ना इसका ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हो, पूछता है क्वेश्चन घुमा फिरा के। और सबसे कम कौन झुकता है, तो आप ये कह सकते रेड, तो मतलब कि विक्षेपण सबसे कम किसका होगा, रेड का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बैगनी का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अच्छा, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ये घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है ना। तो बैगनी रंग का तरंग जो दैर्घ्य होता है ना, ये सबसे कम, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा विक्षेपण में होता है। तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ये घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। चलो, प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, तो कह रहे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों का सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। बेसिक सा बात है। तो इसी परिघटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि आकाश का नीला रंग एवं समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना, आकाश का नीला रंग और समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना, ये परिकीर्णन का ही उदाहरण है ना। ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त तथा सूर्योदय समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देना, लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। अभी आपने देखा, लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। और अच्छा, परिकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। तो आपने देखा कि भाई लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लाल रंग कम बिखरता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए कम बिखरता है। ये पूछता है, दोबारा सुनिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए सबसे कम बिखरता है ना। तो ये माइंड में रखिएगा। तो मैं ये बता रहा था, तो यहाँ पे क्या मैं बोला हूँ कि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग यातायात में खतरे के संकेत को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देख लो भाई, अगला है प्रकाश का विवर्तन, है ना, बेसिक सा है। तो कह रहा है कि जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तो ये नाम से पता चल रहा होगा, किनारे से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कि ये घर है, अब ये प्रकाश गुजरा हो तो कहीं ना कहीं सीधा जाना चाहिए, ये सीधा लेने जाकर कहीं था आपको दिख रहा होगा ना, इस तरीके से यहाँ पे तस्वीर में भी दिख रहा होगा, ये विवर्तन होता है, आप देख लिया है। अगला चैप्टर है भाई फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ ना, एक घंटा का वीडियो और दे दो फिजिक्स का, ताकि पूरा जो बचा हुआ वो भी पूरा कंप्लीट हो जाए। उसमें कर देता हूँ 1 घंटा का और वीडियो, ताकि भाई अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि भाई उसे अगर 2x करते रहोगे ना तो आधा घंटा में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो तुरंत जो है कुछ देर में वो भी अपलोड हो जाएगा। बाकी जो है आप लोग का डिमांड था कि सर एंशिएंट, मेडिवल और पॉलिटी लोड कर दीजिए अपलोड, भाई आज ही कर दूंगा, कुछ देर में वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। यार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले जो भी सेक्शन कंप्लीट करवा दिया मल्टीपल टाइम लास्ट में रिवीजन करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए, अगला जो पार्ट है वो कुछ देर में वो भी अपलोड हो जाएगा फिजिक्स का, तो आप लोग देखिए, और नोट्स दे दिया हूँ, उससे रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम।